हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फाइंडेक्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली क्लास में सीखा था अबाउट फोर्स एंड फोर्सेस इन डेली लाइफ। हमने उन फोर्सेस की चर्चा की जिन्हें हम डेली लाइफ में या तो एक्सपीरियंस करते हैं या तो फिर अप्लाई करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट द 3 लॉज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 सिंपल लॉज दिए थे और ये तीनों सिंपल लॉज के बारे में ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डोमेन के बदल जाने से नेचर के लॉ बदल जाते हैं। अगर हमारे द्वारा डील किया जाने वाला पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से ज़्यादा है एंड उसकी स्पीड लाइट की स्पीड की तुलना में काफ़ी कम है, इन दैट केस जिस फिजिक्स की हम बात करते हैं उसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। एंड क्लासिकल फिजिक्स का जो फाउंडेशन है वो न्यूटन के 3 लॉ पे ही बेस्ड है। क्लासिकल फिजिक्स के मैक्सिमम रिजल्ट्स या मैक्सिमम फेनोमेना के जो आउटकम्स हैं और न्यूटन के 3 लॉ की मदद से समझा जा सकता है। आप सोचिए, 3 सिंपल लॉज एंड क्लासिकल फिजिक्स के मैक्सिमम रिजल्ट्स को समझा सकता है वो। आप और मैं अपने सराउंडिंग में जिस नेचर को देख रहे हैं, आप और मैं अपने सराउंडिंग में जिन फेनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही क्लासिकल फिजिक्स है। आप ऐसा समझ लीजिए, आप और मैं जिस फिजिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपने और मैंने बचपन से देखा हुआ है, वही क्लासिकल फिजिक्स है। एंड क्लासिकल फिजिक्स के रिजल्ट को हम न्यूटन के 3 लॉ की मदद से समझ सकते हैं। सिर्फ 3 सिंपल लॉज और आप क्लासिकल फिजिक्स के मैक्सिमम फेनोमेना को समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं दैट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को समझ जाते हैं तो आपके लिए पूरी फिजिक्स आसान है, लेकिन अगर आप न्यूटन्स के 3 लॉ को नहीं समझते तो वाकई आपके लिए फिजिक्स समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा या फिर आप फिजिक्स को नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए आपको इस चैप्टर में काफी ज्यादा समय बिताना चाहिए। ठीक, सो आइजैक न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए, उनके थ्रू आइजैक न्यूटन ने फोर्स, बॉडी का मास एंड किस तरह से बॉडी अपने ऊपर लगने वाले फोर्स को रेस्पॉन्ड करेगा, उन तीनों को रिलेट किया। आइजैक न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में डिफाइन किया फोर्स को क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का ये मतलब है कि फोर्स क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, फोर्स के बारे में बताया आइजैक न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में फोर्स को डिफाइन किया क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली का मेरा ये मतलब है कि फोर्स कितना होगा, हम फोर्स की वैल्यू को मापेंगे कैसे, हम फोर्स की वैल्यू को मेजर कैसे कर सकते हैं, इस बात को न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में डिफाइन किया। एंड न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में फोर्स के बारे में ये बताया कि दुनिया में कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दुनिया में हमेशा फोर्सेस पेयर में जनरेट होते हैं। एक फोर्स अगर आप कहीं लगाओ तो वहां पर एक फोर्स का डेवलपमेंट अपने आप और हो जाता है। और इस तरह से न्यूटन ने 3 लॉ लोगों के सामने रखे और आज तक हम इन 3 लॉज को यूज करते हुए क्लासिकल फिजिक्स को समझ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, द बॉडी रिमेन्स अनएक्सिलरेटेड। इसका यह मतलब है कि अगर एक बॉडी पे एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 है, अगर एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका वेक्टर सम 0 है या फिर बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 है, द बॉडी रिमेन्स अनएक्सिलरेटेड। बॉडी एक्सिलरेट नहीं करेगी, बॉडी के एक्सिलरेशन की वैल्यू 0 होगी। कब? जब बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। अच्छा, जब बॉडी अनएक्सिलरेटेड रहेगी, जब बॉडी के एक्सिलरेशन की वैल्यू 0 होगी, उस केस में वेलोसिटी क्या होगी? उस केस में वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। तो इससे हम क्या कंक्लूड करें कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आ रहा, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी की ना मैग्नीट्यूड बदल रही है ना डायरेक्शन बदल रहा है, तब उस केस में उस बॉडी पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होगा। मैं आपसे यहां पर यह नहीं कह रहा कि बॉडी पे फोर्स नहीं लगना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं
कि बॉडी में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका समेशन मिला करके 0 हो जाना चाहिए। मतलब बॉडी में फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं बट वो अल्टीमेटली ऐड होकर के 0 हो जाएं, और उस केस में बॉडी के एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होगी, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसके दो मतलब हो सकते हैं कि अगर पहले बॉडी रुकी हुई थी, स्टैटिक थी, थमी हुई थी, तो वो थमी रहेगी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा, वो अपनी 0 वेलोसिटी को बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, वो मोशन में नहीं आएगी, इसका ये मतलब रहा। और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि अगर किसी बॉडी के पास एक नॉन जीरो वेलोसिटी है, तब वो उसी नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू मूव करती रहेगी, कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी, उसके मोशन में किसी भी तरह का बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो आप इस बात को बिल्कुल समझिए कि अगर एक बॉडी अनएक्सीलरेटेड है, इन दैट केस बॉडी पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस का सम 0 होगा, और अगर एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 है, द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी 0। इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, then A equals to 0, and if A equal to 0, then the vector sum of all the forces acting on the body is 0। तो जब एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बनी रहेगी, अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो अपने आप को उसी नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव करवाती रहेगी। मीन्स एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स और अ रिजल्टेंट फोर्स, और इसी को हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको लेकर के मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। मान लेते हैं कि आपके रूम में एक टेबल रखा हुआ है और ये टेबल थमा हुआ है, कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह पे स्टैटिक है, तब उसके एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? डेफिनेटली 0। तब बॉडी के एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है, क्योंकि बॉडी कंटिन्यूअसली रुकी हुई है और उसकी वेलोसिटी में हम किसी भी तरह का कोई बदलाव ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे। तब अगर मैं आपसे पूछूं उस टेबल पे नेट फोर्स कितना होगा, देन डेफिनेटली आंसर विल बी 0। या तो फिर मान लेते आप स्कूटी चला रहे हो और आपकी स्कूटी की एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यूनिफॉर्मली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कूटी चला रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं उस केस में आपकी बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा, देन अगेन द आंसर विल बी 0, क्योंकि अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका एक्सीलरेशन 0 होगा, और अगर आपका एक्सीलरेशन 0 है तो आप पे एक्ट होने वाले सभी फोर्सेस का सम 0 होगा। ठीक, तो ये हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में थी बातें। अब मैं आपको समझाता हूं इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया का मतलब होता है इनर्ट होना। इनर्ट होना मतलब जो अपने अंदर बदलाव लाना नहीं चाहते, उन्हें हम इनर्ट कहते हैं। जैसे कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो गैसेस हैं, ये नेचर में उसी स्टेट में है जिस स्टेट में ये होने चाहिए। मतलब ये इनहेरेंटली अपनी स्टेट को नहीं बदलते और ये कभी भी नेचर के किसी भी एलिमेंट के साथ अपने आप को रिएक्ट करते हुए अपनी स्टेट को नहीं बदला करती। ठीक उसी तरीके से इनर्ट बॉडीज भी होती हैं अपनी स्टेट को बदलने के लिए। अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो अपने आप चलेगी क्या? अगर मान लेते हैं आपने रात को सोने के समय में एक बुक को टेबल पे रखा था और आप जब सुबह उठ करके देखेंगे तो क्या बुक आपको वहीं दिखाई देगी कि कहीं और दिखाई देगी? ऑब्वियसली आपको बुक वहीं पे दिखाई देगी। इसका यह मतलब है कि एक रुकी हुई बॉडी अपने आप से मूव नहीं कर सकती, वो इनर्ट है। किस तरफ? अपनी स्टेट को बदलने की तरफ। ठीक उसी तरीके से अगर एक बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक क्या उसकी स्टेट में बदलाव आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगर एक बॉडी पे फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू 0 है, अगर एक बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस मिल करके 0 हो जाते हैं, तब डेफिनेटली बॉडी की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। मतलब बॉडी अपनी वेलोसिटी को तब तक नहीं बदल सकती जब तक उस पर एक नॉन जीरो फोर्स न लगे। मतलब एक बॉडी अपनी वेलोसिटी को खुद से नहीं बदल सकती, और इसीलिए हम कहते हैं कि बॉडीज की वह खासियत, वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडीज अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को न बदल पाए, उसी को ही हम कहते हैं इनर्शिया। एंड न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हमें
इनर्शिया के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? देन इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। आप इस बात को बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचिए, एक साइकिल है, एक कार है और एक ट्रक है, तीनों रेस्ट में हैं। और कब तक रेस्ट में रहेंगे? जब तक इन तीनों पे कोई फोर्स न लगे। मतलब तीनों ही अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तीनों ही रुके रहना चाहते हैं और तीनों ही अपने अंदर मोशन में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते। जब तक उन तीनों को कोई ना छेड़े तब तक वो तीनों अपनी जगह पे इंटेक्ट बने रहेंगे। ठीक, तो ये अपने इनर्शिया को शो कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि इनको मैं मोशन में ले आऊं, मैं चाहता हूं कि अब इनकी स्टेट ऑफ रेस्ट बदले। तब इस केस में मुझे क्या करना होगा? मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। बट इनमें से कौन ज्यादा इनर्ट है अपनी स्टेट को बदलने की तरफ? इनमें से सबसे ज्यादा दम मुझे किस में लगाना पड़ेगा मोशन में लाने के लिए? वो कौन सी बॉडी होगी जिसको मूव करवाना सबसे टफ होगा? कौन स्टेट ऑफ रेस्ट में बने रहना चाहता है? देन आंसर विल डेफिनेटली बी द ट्रक। ट्रक को मूव करवाना बहुत डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू कार एंड साइकिल। इजंट इट ट्रू? तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनर्ट तो तीनों ही थे, बट ज्यादा इनर्ट कौन था? ट्रक थी। और सबसे कम इनर्ट कौन थी? दैट इज द साइकिल। साइकिल को मूव करवाना इन तीनों में सबसे आसान था। और इसीलिए हम कहते हैं कि एक बॉडी जितनी ज्यादा मासिव होगी, एक बॉडी का वजन जितना ज्यादा होगा, वो बॉडी उतनी ज्यादा इनर्शिया को शो करती है। और इसीलिए हम कहते हैं द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। जितनी ज्यादा हैवी होगी बॉडी, उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। जितनी कम मासिव होगी बॉडी, उतना कम उसका इनर्शिया होगा। भले इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, बट इनर्शिया की कोई यूनिट नहीं होती। मास की यूनिट हम जानते हैं कि एसआई सिस्टम में मास की यूनिट केजीए होती है। बट इनर्शिया भले मास पे डिपेंड करता है, बट इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है और इनर्शिया की वैसे कोई यूनिट नहीं होती। ठीक, सो इनर्शिया डज नॉट हैव अ यूनिट दो इट डिपेंड्स ऑन मास। तो इनर्शिया टोटल कितने तरह के होते हैं? तो इनर्शिया टोटल 3 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द सेकेंड इज द इनर्शिया ऑफ मोशन एंड द थर्ड वन इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों के बारे में मैं आपको समझाता हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब एक रुकी हुई बॉडी का रुके रहना, अपने आप से मूव नहीं करना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाता है। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं, आपके स्टडी टेबल पे रखी हुई वो बुक इनर्शिया ऑफ रेस्ट को एग्जीक्यूट कर रही है। जब तक आप उस बुक को नहीं मूव करवाएंगे, जब तक आप बुक पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, उस बुक में किसी भी तरह का कोई मोशन नहीं आएगा। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है जिसको आप समझ सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझने के लिए। प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है, जैसे मान लेते एक बस है और बस रुकी हुई है और बस में मान लेते आप खड़े हैं। सडनली मान लो बस के ड्राइवर ने बस को एक्सीलरेट किया। तो जनरली क्या होता है कि मान लेते मेरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में बस एक्सीलरेट करती है और मैं मान लो बस में खड़ा हूं। तब उस केस में जैसी बस सडनली आगे की तरफ बढ़ती है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। ऐसा बिल्कुल होता है, आपने भी इसे डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा। तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी पूरी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट को शो कर रही थी। हमारी पूरी बॉडी रुकी हुई थी और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण अपनी बॉडी खुद से अपनी स्टेट को बदल नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही बस की मूवमेंट फॉरवर्ड हुई तो हमारे जो पांव थे वो बस के सरफेस के साथ कांटेक्ट में थे। बस एंड हमारे पांव के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स थी। तो जैसे बस की मूवमेंट फॉरवर्ड हुई, हमारे पांव की मूवमेंट भी फॉरवर्ड हो गई, लेकिन जो बॉडी का अपर पार्ट है वो मूव नहीं कर पाया। और इसके कारण क्या हुआ? हमारे बॉडी का लोअर पार्ट की तो मूवमेंट फॉरवर्ड हो गई, बट अपवर्ड पार्ट और अपर पार्ट अभी भी रुका हुआ है। और इसके कारण पांव आगे चले गए, बॉडी अभी भी ऊपर वाली अपनी जगह पर है। तो इसके लिए हम पीछे की तरफ गिरता हुआ महसूस करते हैं। और इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरली जब बस में खड़े रहते हैं तो हम बस के बार को होल्ड करते हैं ताकि पांव को भी फॉरवर्ड फोर्स मिले फ्रिक्शन से, हाथों को भी फॉरवर्ड फोर्स मिल जाए फ्रिक्शन से, और इसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट आगे की तरफ एक साथ हो और हम न गिरें। तो मैं उम्मीद करता हूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। तो देखिए, अब मान लो आप बस में ट्रेवल करने के दौरान बस अभी यूनिफॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। एक स्ट्रेट रोड है जिसमें बस यूनिफॉर्मली जा रही है। सडनली क्या हुआ कि बस के ड्राइवर ने बस के ब्रेक को लगा दिया।
तो जैसे ही बस के ड्राइवर ने बस के ब्रेक को प्रेस किया तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। बिल्कुल हम बस में आगे की तरफ अपने आप को गिरता हुआ महसूस करते हैं या फिर गिर जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का अगेन कारण है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब क्योंकि हमारी पूरी बॉडी बस के साथ मोशन में थी, तो अब हमारी बॉडी अपनी इस स्टेट को बदलना नहीं चाहती। अब बॉडी इनर्ट होने के कारण अपने मोशन की स्टेट में बनी रहना चाहती है। लेकिन जैसे ही बस के ड्राइवर ने बस के ब्रेक को प्रेस किया, बस के साथ हमारे पाँव भी रुक गए। पाँव क्यों रुक गए? क्योंकि पाँव का बस के सरफेस के साथ कांटेक्ट था। बस एंड हमारे पाँव के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स थी और इस फोर्स के कारण हमारे पाँव रुक गए। लेकिन व्हाट अबाउट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी? ये तो अभी भी मोशन में है और इसी के लिए हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और आपको सीट नहीं मिली तो हमको बार को पकड़ के रखना चाहिए। इसका कारण ये है कि अगर ड्राइवर सडनली ब्रेक प्रेस करता है तो हमारे पाँव भी रुक जाएं और हाथों की मदद से हम बॉडी के अपर पार्ट को भी रोक पाएं, और ताकि एक साथ बॉडी का यहाँ पे मूवमेंट रुके और हम गिरने से बच जाएं। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ही जब बस का ड्राइवर सडनली ब्रेक को प्रेस करता है तब हम आगे की तरफ गिरते हैं। नाउ थर्ड है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर मान लो उसी बस में ट्रेवल करने के दौरान बस का ड्राइवर बस को लेफ्ट की तरफ टर्न करता है तो हम राइट की तरफ जर्क महसूस करते हैं, एंड राइट की तरफ टर्न करता है तो हम लेफ्ट की तरफ जर्क महसूस करते हैं। क्या कारण है इसका? क्योंकि जिस डायरेक्शन में बस जा रही थी उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी भी जाते रहना चाहती है। वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण अपने डायरेक्शन को बदलना नहीं चाहती या नहीं बदल सकती। जैसे बस के ड्राइवर ने बस को लेफ्ट की तरफ टर्न लिया तो हमारे बॉडी का लोअर पार्ट भी बस के साथ लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया, क्योंकि बॉडी के लोअर पार्ट पे फ्रिक्शन थी। व्हाट अबाउट द अपर पार्ट? अपर पार्ट तो अभी भी सीधा ही जा रहा है। तो होता यह है कि अपर पार्ट अभी भी सीधी जा रही है, बट बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ लेफ्ट की तरफ मुड़ गया है ना। तो इसके कारण हम सीधे जा रहे थे, बस जैसी लेफ्ट की तरफ टर्न ली, मैं अपने लेफ्ट की बात कर रहा हूं, तो बॉडी का लोअर पार्ट बस के साथ लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, लेकिन अपर पार्ट अभी भी सीधा जा रहा है और इसीलिए हम राइट की तरफ जर्क महसूस करते हैं। सिमिलरली आप अगर बस लेफ्ट की तरफ न टर्न लेकर के राइट की तरफ टर्न ले तो हम लेफ्ट की तरफ जर्क महसूस करते हैं। तो ये सारे फेनोमेना को आप बेसिकली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की मदद से समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इनर्शिया को लेकर के आपका आइडिया बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम की। देखिए, कोई चीज रुकी हुई है या फिर मूव कर रही है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये पर्टिकुलरली डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। बस में जाते हुए दो दोस्त एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए हैं, लेकिन रोड पे खड़े हर इंसान के लिए वो मोशन में है। मैं कहना ये चाहता हूं दैट द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन इज बेसिकली रिलेटिव। अगर ऑब्जर्वर बदल जाए, अगर पर्सन बदल जाए, तो किसी के लिए कोई रुका हुआ है तो वही किसी और के लिए मोशन में भी हो सकता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन रिलेटिव है, तो न्यूटन्स लॉ भी कहीं ना कहीं यहां पे डिफाइन करना हर फ्रेम के लिए क्या पॉसिबल हो पाएगा, इस बात को लेकर के हम समझना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हर फ्रेम में वैलिड नहीं है। आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हर फ्रेम में डिफाइन नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ फ्रेम्स हैं जिनके लिए हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, और जिन फ्रेम्स के लिए न्यूटन्स के लॉज वैलिड होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड जिन फ्रेम्स के लिए न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं होते उन्हें हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब ये बात समझना चाहते हैं कि इनर्शियल फ्रेम कौन होगा और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन होगा। तो सारे के सारे अर्थ पे होने वाले जो फेनोमेना हैं, हम जो अर्थ के सरफेस में जिन फेनोमेना की हम चर्चा करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल फेनोमेना कहते हैं, इन फेनोमेना के लिए अर्थ अप टू अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन एक इनर्शियल फ्रेम है। हम अर्थ को टेरेस्ट्रियल फेनोमेना के लिए एक इनर्शियल फ्रेम बिल्कुल मान सकते हैं। अर्थ को बहुत हद तक एक इनर्शियल फ्रेम माना गया है। अगर मैं स्ट्रिक्टली कहूं, आइडियली कहूं,
तो अर्थ भी एक इनर्शियल फ्रेम नहीं है, बट अप टू गुड अप्रोक्सीमेशन अर्थ को हम एक इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। इसके पीछे का कारण मैं आपको थोड़े समय में समझाता हूं। अर्थ की तुलना में रुका हुआ हर एक ऑब्जेक्ट वो भी इनर्शियल होगा, एंड अर्थ के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली मूव करता हुआ हर ऑब्जेक्ट भी इनर्शियल होता है। मैं क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात को फिर से समझिए। मैंने ये कहा दैट अप टू गुड अप्रोक्सीमेशन अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम, मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में आप न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अर्थ की तुलना में हर रुकी हुई बॉडी एंड अर्थ की तुलना में यूनिफॉर्मली मूव करती हुई बॉडी दोनों ही इनर्शियल फ्रेम होते हैं। मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में जो भी अनएक्सिलरेटेड फ्रेम होगा वो इनर्शियल होगा। तो आप बिल्कुल याद रखिए, द अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन। नाउ ऑल फ्रेम्स दैट आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली विद रेस्पेक्ट टू अर्थ आर ऑल्सो इनर्शियल। तो फिर नॉन इनर्शियल कौन है? वो सारे फ्रेम्स जो अर्थ के रेस्पेक्ट में एक्सिलरेट हो रहे हैं उन्हें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। मतलब यह है कि अर्थ के रेस्पेक्ट में जो जो फ्रेम्स एक्सिलरेट हो रहे हैं उनके लिए न्यूटन के लॉ को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर हम न्यूटन्स के लॉज को अप्लाई करने जाएंगे तब वहां पे हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस बात को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रखी है, मैं इसको समझाता हूं, आप खुद एनालिसिस करिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि एक ट्रक है और इस ट्रक में एक हैवी ऑब्जेक्ट है जिसको हम मूव करवा रहे हैं, और इस हैवी ऑब्जेक्ट के मास को मैं मान लेता हूं m। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो हमारी ट्रक है उसकी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है एंड वेलोसिटी है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड के साथ यूनिफॉर्मली जो हमारी ट्रक है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। तो ट्रक के साथ साथ ट्रक पे रखा हुआ ये हैवी ऑब्जेक्ट भी साथ में मूव कर रहा होगा। तो हमने बी से पूछा कि इस हैवी ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। तो आप खुद सोचिए कि बी का क्या जवाब होना चाहिए। बी देखेगा कि जो ब्लॉक है उसके लिए रुकी हुई है और कंटिन्यूअसली बी के लिए ब्लॉक की एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि बी के लिए कंटिन्यूअसली ब्लॉक रेस्ट में बना हुआ है। तो बी ने कहा कि भाई मेरे लिए तो ब्लॉक रुकी हुई है और उसके लिए कंटिन्यूअसली रेस्ट में है, तो बी के रेस्पेक्ट में बॉडी के मोशन में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो बी कंक्लूड करेगा कि ब्लॉक पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, दैट इज जीरो। अब यही सवाल अगर हम ए से पूछें तो ए का क्या जवाब होगा? तो ए देखेगा कि ट्रक जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ट्रक के साथ साथ बॉडी भी यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रही है। तब इस केस में ए का ऑब्जर्वेशन होगा कि ब्लॉक की वेलोसिटी उसके लिए कांस्टेंट है। ब्लॉक की वेलोसिटी में किसी भी तरह का कोई बदलाव ए ने तो ऑब्जर्व किया नहीं, तो ए भी कंक्लूड करेगा कि ब्लॉक पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज जीरो। मतलब इस केस में ए एंड बी दोनों का आंसर सेम है और इसीलिए दोनों क्या हो गए, हमारे इनर्शियल हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा था हर वो चीज जो अर्थ के रेस्पेक्ट में रुकी हुई है या फिर अर्थ के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है वो इनर्शियल फ्रेम है, और इसीलिए ए बी यहां पे इनर्शियल फ्रेम्स होंगे और इसीलिए इनके लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होगा। तो क्योंकि ए अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है एंड बी अर्थ के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, दोनों इनर्शियल फ्रेम है और दोनों के लिए न्यूटन्स लॉज जो है वो वैलिड हैं। नाउ अब मान लेते ये जो अभी ट्रक है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ एक्सीलरेट करना चालू करता है। तब अब मैं वापस से यही सवाल बी को पूछता हूं। ये मेरा केस 1 था, अब मैं केस 2 की बात कर रहा हूं। तो केस 2 में अब हमारी ट्रक क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है। अब मैं वापस से सवाल बी को पूछता हूं कि भाई ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा। अब उसका क्या जवाब होगा? वापस से वो देखेगा कि जो ब्लॉक है उसके लिए रुकी हुई है, ब्लॉक एंड पर्सन बी दोनों तो साथ साथ जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं। तो बी फिर कंक्लूड करेगा कि भाई मेरे रेस्पेक्ट में तो बॉडी में कोई मूवमेंट आ नहीं रही, कंटिन्यूअसली मेरे लिए बॉडी रुकी हुई है, और वो कहेगा कि बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो बी का अभी भी ऑब्जर्वेशन यही है कि
फोर्स की वैल्यू ब्लॉक पे कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। नाउ अगर अब ये सवाल मैं ए से पूछूं तो ए देखेगा कि जो ट्रक है वो तो एक्सीलरेट हो रही है, और क्योंकि ट्रक एक्सीलरेट हो रही है तो साथ में ब्लॉक भी एक्सीलरेट हो रहा है, तो ए तो बोलेगा कि भी मेरे रेस्पेक्ट में तो ब्लॉक के मोशन में बदलाव आ रहा है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या सीखा कि जब तक एक बॉडी पे लगने वाला सारा फोर्स मिलके 0 होगा तब तक बॉडी अनएक्सीलरेटेड रहेगी। बट ए ने तो क्या ऑब्जर्व किया कि नहीं भी ब्लॉक तो उसके लिए एक्सीलरेट हो रही है, और अगर ए के रेस्पेक्ट में ब्लॉक के पास एक एक्सीलरेशन है, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से ब्लॉक पे डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए, और इस हिसाब से पर्सन ए बोलेगा कि ब्लॉक पे नेट फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो होगी। और अब आप देखिए कि दोनों के जो रिजल्ट्स हैं, जो दोनों के आउटकम्स हैं वो डिफरेंट हैं। बी का कहना है कि अभी भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, जबकि ए का कहना है कि नेट फोर्स की वैल्यू ब्लॉक पे नॉन जीरो होगी। और अब इस केस में सिर्फ एक ही पर्सन करेक्ट है। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, ये दो बातें रिलेटिव है, बट फोर्स कभी भी रिलेटिव नहीं होता। आप ऐसा बिल्कुल मत मान के चलिए अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग फोर्स हो सकती है बॉडी पे। भाई सेम बॉडी पे या तो फोर्स है या तो नहीं है। अब फोर्स थोड़ी रिलेटिव होता है, तो मतलब क्या है कि इन दोनों में कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। और इस केस में कौन करेक्ट होगा? इस केस में करेक्ट है अभी भी ए अभी भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में ए अभी भी रुका हुआ है, और अर्थ के रेस्पेक्ट में जो भी अनएक्सीलरेटेड है वही इनर्शियल फ्रेम होगी, और उसी के लिए न्यूटन लॉ वैलिड होगा, और इसीलिए ए का जवाब अभी सही है। लेकिन अगर हम बात बी की करें तो बी ट्रक के साथ एक्सीलरेट हो रहा है, और इसीलिए बी हो जाएगा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, और इसीलिए बी के लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा। और इस सिचुएशन में बी हो जाएगा हमारा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड ए हो जाएगा हमारा एक इनर्शियल फ्रेम। तो मैं बिल्कुल विश्वास रखता हूं कि मेरे इस एग्जाम्पल से आपको इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में जो भी मैंने बातें रखी काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम सिंबल P से शो करते हैं। देखिए फिजिक्स में जनरली हर क्वांटिटी की दो डेफिनेशन होती है। एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेफिनेशन और दूसरे को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटेटिव डेफिनेशन ये बताती है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एंड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये बताती है कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं आपको मोमेंटम के क्वालिटेटिव डेफिनेशन की बात करूं तो हम इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मोशन दैट द बॉडी कंटेन्स। मतलब एक बॉडी में कितना मोशन है, इस बात को समझने के लिए हम बॉडी की मोमेंटम को डिफाइन करते हैं, या फिर बॉडी का मोमेंटम बॉडी में कंटेंड मोशन को डिफाइन करता है। अब अमाउंट ऑफ मोशन से मेरा क्या मतलब है, इसको लेकर के मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, आप बड़े इजी वे में समझ पाएंगे। मान लेते हैं कि एक बॉल है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी तरफ आ रही है। मान लो किसी ने एक बॉल फेंका आपकी तरफ और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, आप बड़े आराम से उसे कैच कर लेंगे। लेकिन अगर उतनी ही स्पीड से आपके पास एक हैवी व्हीकल आए, तो मान लो एक कोई व्हीकल है, मान लो एक स्कूटी है जो उतनी स्पीड से आपकी तरफ आ रही है, तो क्या आपके लिए स्कूटी को रोक पाना आसान होगा? क्या आप बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। तुम क्या कह सकते हैं कि जितनी स्पीड हमारी बॉल की थी उतनी स्पीड हमारी स्कूटी की भी है, लेकिन बॉल को तो हमने बहुत इजीली रोक लिया, बट स्कूटी को रोक पाना उतना आसान नहीं रहेगा, या रोकना काफी डिफिकल्ट रहेगा। तो हम कहते हैं कि जिसका जितना ज्यादा मास होता है उसमें उतना ज्यादा मोशन होता है, और जितना ज्यादा मोशन होगा उस बॉडी को रोक पाना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए ज्यादा मास वाली बॉडी के पास ज्यादा मोशन होता है, इस बात को आप डेफिनेटली समझ सकते हैं। बट क्या हमेशा मास के ऊपर ही डिपेंड करेंगी बातें? इसको लेकर के एक एनालिसिस और करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉल आई जिसका वजन मान लेते हैं 50 ग्राम है, और उस बॉल की स्पीड अगेन 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, लेकिन अगर सेम मास की एक बुलेट एक पर्सन की तरफ आए, लेकिन बुलेट की स्पीड आप अंदाजा लगा लीजिए, बुलेट की स्पीड कितनी होगी?
नियरली 500 किलोमीटर पर आवर और 1000 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इतनी हाई स्पीड के साथ एक बुलेट किसी पर्सन की तरफ आए तो क्या उसे रोक लेगा? नामुमकिन। हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में जितनी ज्यादा स्पीड होगी बॉडी में अगेन उतना ज्यादा मोशन कंटेंट होगा। मास की तो बात ठीक है, बॉल के मास और बुलेट की मास की वैल्यू मान लो दोनों की सेम है, बट अगेन किसे रोकना ज्यादा डिफिकल्ट है? डेफिनेटली बुलेट को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक बॉडी में कितना मोशन है वो उस बॉडी के स्पीड पे भी डिपेंड करेगी, उस बॉडी के वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी। और इसीलिए अमाउंट ऑफ मोशन बॉडी का बॉडी के दो बातों पे डिपेंड करेगा, बॉडी का मास कितना है और बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। और इसी तरह से हम समझते हैं कि मोमेंटम जो एक बॉडी की होगी इट डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोमेंटम। और इसीलिए मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो क्योंकि बॉडी की मोमेंटम बॉडी के मास एंड वेलोसिटी दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अब सिंपली मोमेंटम की वैल्यू को निकालने के लिए मास एंड वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। एंड मोमेंटम बेसिकली क्वालिटेटिवली कैसे डिफाइन किया जाता है? द अमाउंट ऑफ मोशन द बॉडी कंटेन्स। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जैसा कि हमने कहा मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मोमेंटम हो जाएगी m इंटू वी। और क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी सेम रेस्पेक्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। और मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरफ होगा? मोमेंटम का डायरेक्शन ठीक वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ ही होगा। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। मोमेंटम बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड क्यों करेगा? क्योंकि वेलोसिटी रिलेटिव होती है। मैं आपके लिए मोशन में भी हो सकता हूं और किसी और के लिए सेम टाइम पे मैं रेस्ट में भी हो सकता हूं। तो क्योंकि मेरी वेलोसिटी ऑब्जर्वर पे डिपेंडेंट है तो मेरी मोमेंटम भी तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगी। और इसीलिए हम कहते हैं मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं आपको मोमेंटम की यूनिट के बारे में पूछूं तो मोमेंटम की एसआई सिस्टम में यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड एंड सीजीएस सिस्टम में हो जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। मास की यहाँ पे यूनिट हो गई किलोग्राम एंड वेलोसिटी की यहाँ पे यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। सेम वे में सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट हो गई ग्राम एंड वेलोसिटी की यूनिट हो गई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपको इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो ये मास के पावर 1 पे डिपेंडेंट है, लेंथ के पावर 1 पे डिपेंडेंट है एंड टाइम के पावर -1 पे डिपेंडेंट है। सो m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1 will become the dimensional formula of momentum। अगर मान लेते कि किसी बॉडी की वेलोसिटी हमें कंपोनेंट के फॉर्म में दी गई है, हमें x y z एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी की कंपोनेंट्स गिवन है, इन दैट केस सपोज v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, देन मोमेंटम को हम क्या लिख पाएंगे? m वी एक्स आई कैप प्लस m वी वाई जे कैप प्लस m वी जेड के कैप। मतलब इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू मोमेंटम along x axis into i cap plus momentum along y axis into j cap plus momentum along z axis into k cap। मतलब हम बॉडी की मोमेंटम को x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर एक प्लेन में हम बॉडी को मूव करता हुआ देखते हैं या फिर हम एक प्लेन में डील कर रहे हैं तब उस केस में आपको मोमेंटम की सिर्फ 2 कंपोनेंट मिलेंगी, थर्ड कंपोनेंट विल बिकम 0। और इस तरह से हम मोमेंटम को बेसिकली डिफाइन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और हमारा अगला टॉपिक है द सेकेंड लॉ। आइजैक न्यूटन के सेकेंड लॉ की अब हम चर्चा चालू कर रहे हैं। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, न्यूटन का सेकेंड लॉ फोर्स को डिफाइन करता है क्वांटिटेटिवली। मतलब फोर्स की अगर मैग्नीट्यूड निकालनी हो, इन दैट केस वी विल यूज द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। और क्या कहता है ये लॉ? कहता है दैट द इंस्टेंटेनियस रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम।
मतलब एक बॉडी पे लगने वाला जो इंस्टेंटेनियस रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब किसी इंस्टेंट पे बॉडी पे जो भी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, मतलब F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। यहां पर मैं एक बात काफी जोर करके आपको समझाना चाहता हूं, यहां पर जो F है वो कोई बॉडी पे लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स नहीं है, वो बॉडी पे लगने वाला कौन सा फोर्स है, वो रिजल्टेंट फोर्स है। बॉडी कभी भी सिंगल फोर्स को रेस्पॉन्ड करके मूव नहीं करेगी, बॉडी हमेशा रिजल्टेंट फोर्स को ही रेस्पॉन्ड करेगी। तो एक बॉडी पे एक्ट होने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उस बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, एंड मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम होती है तो मैं p की जगह में mv भी लिख सकता हूं, और उस तरह से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है जिसकी मदद से हम बॉडी पे एक्ट होने वाले नेट फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बॉडी में जिस डायरेक्शन पे नेट फोर्स लग रहा होगा बॉडी की मोमेंटम एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में ही बदलेगी। द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो आप एक बॉडी में जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगाएंगे बॉडी की मूवमेंट, बॉडी के मोमेंटम का जो बदलाव है, बॉडी की जो मोमेंटम गेन होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी। ठीक, नाउ अब यहां पर मैं इसी एक्सप्रेशन को लेकर के आपको 4 डिफरेंट केसेस समझाता हूं और आप इन चारों केसेस को समझिए। पहले केस में मान लेते हैं कि बॉडी का मास एंड बॉडी की वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है, न तो बॉडी के मास में किसी तरह का बदलाव आ रहा है, न तो बॉडी की वेलोसिटी में किसी तरह का बदलाव आ रहा है। बॉडी रुकी है तो रुकी है, मूव कर रही है तो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, और बॉडी के मास में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा। तब उस केस में मास एंड वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट हो गए, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो गया, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दैट इज 0, क्योंकि अगर mv कांस्टेंट है मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मोमेंटम में तो कोई बदलाव आ ही नहीं रहा। तो अगर मोमेंटम बदल ही नहीं रही तब उस केस में रिजल्टेंट फोर्स कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी 0। तो इसीलिए आप हमेशा याद रखिए कि अगर किसी बॉडी के मास एंड वेलोसिटी दोनों में कोई बदलाव नहीं आ रहा तो बॉडी पे एक्ट होने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। और यही बात हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ में सीखे थे कि इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 द बॉडी रिमेन्स अनएक्सिलरेटेड, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब मान लेते कि बॉडी का मास तो नहीं बदल रहा बट बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है। तो अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्वांटिटी को मैं डिफरेंशिएशन के बाहर कर सकता हूं, तब उस हिसाब से मैंने m को बाहर कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास अब dv बाई डी टी। बट dv बाई डी टी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है जिसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन, और इसीलिए मैं dv बाई डी टी की जगह में a लिख सकता हूं, और उस तरह मेरे को एक फॉर्मूला मिला F इक्वल टू ma। तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट मास की है तब उस केस पे बॉडी पे एक्ट होने वाला नेट फोर्स बॉडी का मास टाइम एक्सीलरेशन होता है। तो ये हमारा एक सेकंड केस रहा। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस ऐसा है कि बॉडी की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा बट बॉडी की मास बदल रही है, बॉडी के मास में बदलाव है बट बॉडी की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं है। तो आप सोचेंगे क्या ऐसा केस एग्जिस्ट भी करता है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा करता है। आप खुद सोचिए ऐसा एक एग्जाम्पल जिस एग्जाम्पल में बॉडी की वेलोसिटी नहीं बदल रही है, क्या बदल रहा है, बॉडी का मास बदल रहा है, सिस्टम का मास बदल रहा है बट वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। एक एग्जाम्पल आप खुद सोचिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते बारिश हो रही है और आपके हाथों में 2 बकेट हैं और दोनों बकेट खाली हैं। अब आप क्या किए, दोनों बकेट को होल्ड किए और एक ही स्पीड में आप बारिश में जा रहे हो, मतलब बारिश आ रही है और आप बारिश में भीगते हुए दोनों बकेट को लेकर के चलते जा रहे हो, और आपने चलने के दौरान अपनी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं किया, आप एक ही वेलोसिटी के साथ चल रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई। लेकिन क्योंकि बारिश के कारण आपके बकेट में पानी भरता जाएगा तो अल्टीमेटली ओवरऑल मास बकेट का बढ़ेगा, और इसके कारण इस केस में कौन वेरी कर रहा है, इस केस में वेरी कर रही है मास, न कि वेलोसिटी। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कुछ सिचुएशंस में जहां पे बॉडी की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा बट मास में बदलाव आ रहा है। इसके अगर मैं और एग्जांपल्स दूं तो मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है और उसका एक कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट मतलब जहां पे प्रोडक्शन होता है
और जहाँ पे पैकेजिंग होती है उनके बीच में काफ़ी फासला होता है। तो प्रोडक्शन से लेकर के पैकेजिंग तक उस सामान को शिफ्ट करना होता है, तो वहाँ पर एक बेल्ट होती है जिसको कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। तो कन्वेयर बेल्ट में क्या करते हैं, प्रोडक्शन के सामान को हम वहाँ पे ड्रॉप करते हैं और कन्वेयर बेल्ट उसे पैकेजिंग के लिए जहाँ पे भी पैकेजिंग होना है या जो भी बैगिंग प्लांट होता है वहाँ तक उसे कन्वे करता है। तब उस केस में क्योंकि आप कंटिन्यूसली जो भी आपका कोमोडिटी था, जो भी आपने वहाँ पे प्रोड्यूस होता हुआ देखा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वहाँ पर ड्रॉप होता जा रहा है, तो वहाँ पर कन्वेयर बेल्ट की मास बदलती जा रही है। बट कन्वेयर बेल्ट क्योंकि बहुत पावरफुल मोटर से ड्रिवन होता है, तब वहाँ पे हम वेलोसिटी में किसी तरह का बदलाव नहीं देखते। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तब उस केस में हमारी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसे डिफरेंशिएशन के बाहर कर दो, तो क्या बचेगा अंदर, दैट इज dm/dt। तो अगर किसी बॉडी के मास में बदलाव आ रहा है बट वेलोसिटी में बदलाव नहीं आ रहा, तब उस पे लगने वाला नेट फोर्स होगा v इंटू dm/dt। ठीक, अब अगर मान लेते हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मास भी बदल रही है, जिसकी वेलोसिटी भी बदल रही है, तब क्या करें, तब उस केस में दोनों ही वेरिएबल हो गए। तो आपने एक फॉर्मूला ऑलरेडी कैलकुलस में सीखा हुआ है। फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं fx एंड gx और उनका मान लो प्रोडक्ट है, तब उस केस में उनके प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये हमारा एक फॉर्मूला है कैलकुलस का। तो क्योंकि हमारे केस में दोनों मास एंड वेलोसिटी वेरिएबल है, तो मैं इसी फॉर्मूले को यहां पे यूज कर सकता हूं। सो m इंटू dv/dt प्लस v इंटू dm/dt, इसी से ये फॉर्मूला को हमने डेवलप किया है। तो अगर आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन रहे जहां पे मास एंड वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हों, तब आप रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो कोई ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल जहां पर बॉडी की मास एंड वेलोसिटी दोनों बदल रही है, एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन के दौरान रॉकेट का मास और वेलोसिटी दोनों ही बदलते हैं। रॉकेट में जो फ्यूल भरी जाती है वो बहुत हाई रेट में बर्न होती है। मान लेते कि एक रॉकेट का वजन मान लेते 5000 kg है, जिसमें फ्यूल का वजन ही 2000 kg है, हम ऐसा मान करके चलते हैं। तो जो रॉकेट की फ्यूल है वो बहुत रैपिडली बर्न होती है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में काफी फ्यूल की बर्निंग हो चुकी होती है, और फ्यूल बर्निंग के बाद क्या होगी, वो बाहर निकल जाएगी रॉकेट से। तब उस केस में हम कहते हैं कि रॉकेट का मास में काफी ड्रास्टिक बदलाव आ रहा है, एंड ऑब्वियसली रॉकेट काफी हाई स्पीड को गेन भी करती चली जाती है। तब इस केस में रॉकेट के मास में भी बदलाव है एंड वेलोसिटी में भी बदलाव है। और उस तरह के केस में अगर आपको रॉकेट के नेट फोर्स की वैल्यू चाहिए या रॉकेट पे एक्ट होने वाले रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू चाहिए, आपको इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। तो रॉकेट प्रोपल्सन में हम जनरली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और उसमें किस तरह से इस फॉर्मूले का यूज होगा मैं आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक, तो हमने यहां पर न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड एंड न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड 4 केसेस पढ़े, और इन चारों केसेस को आपको याद रखना है। जिस तरह का केस होगा उस तरह का फॉर्मूला होगा। अब क्योंकि मैं आपको बार बार एक बात स्ट्रेस करके बोल रहा हूं कि हमारे हर केस के LHS में रहने वाला F कोई इंडिविजुअल फोर्स नहीं है। F हमारा बॉडी पे एक्ट होने वाला रिजल्टेंट फोर्स है। एक बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम F है, एंड बॉडी हमेशा 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 रिजल्टेंट फोर्स को ही रेस्पॉन्ड करती है। बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा, बॉडी की जो मोमेंटम का बदलाव होगा, वो इंडिविजुअल फोर्स के कारण नहीं होगा, वो किसके कारण होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स के कारण होगा। और इसीलिए अगर एक बॉडी पे मान लेते F1, F2, F3 अप टू Fn कई सारे फोर्सेस लग रहे हों, तो हमारे LHS का F क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ये आपकी पहली बात थी या पहला नोट था जो आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर मान लेते कि हमने यहाँ पे फोर्स को रिजॉल्व किया अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तब आप इस केस में नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस को लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस को लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस,
and net force acting along z axis will be equal to rate of change of momentum along z axis। हम हमेशा वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। एक प्लेन रहा तो एक्स वाई के अलोंग, और एक स्पेस में अगर कोई फेनोमेना घट रहा हो उस केस में हम एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलोंग हम वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक प्रोसेस है जिसमें एक वेक्टर को हम 2 या 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं। और आप हमेशा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को 2 या 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे फोर्स को भी किया जा सकता है। तो आप चाहें तो आप रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू इक्वेशन को लिखो, या फिर आप रिजॉल्व करके भी न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को यूज कर सकते हो। अब अगर हमें किसी केस में किसी बॉडी पे एक्ट होने वाले एवरेज फोर्स की जानकारी पूछी जाए, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो एक वेरिएबल फोर्स है, आप फोर्स की वैल्यू भी बदलते जा रहे हो और आप फोर्स का डायरेक्शन भी बदलते जा रहे हो। और उस केस में हमने ये पूछा कि ऑन एन एवरेज उस इंटरवल में हमने कितना फोर्स लगाया। तब उस केस में अगर आपको एवरेज फोर्स निकालना हो तब आप एवरेज फोर्स निकालने के लिए डेल्टा पी बाय डेल्टा टी का फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पे डेल्टा पी होगा उस इंटरवल में बॉडी की कितनी मोमेंटम बदली होगी डिवाइडेड बाय वो टाइम इंटरवल जिसके लिए आपको एवरेज फोर्स निकालनी है। तो यहां पर मैं डेल्टा पी को लिख सकता हूं P2 माइनस P1, डेल्टा टी को लिख सकता हूं T2 माइनस T1, एंड इस टाइम इंटरवल पे लगने वाला बॉडी पे एवरेज फोर्स F एवरेज हो जाएगा, जो इस फॉर्मूले से डेवलप किया जा सकता है। तो dp बाई dt आपको क्या देगा? dp बाई dt आपको देगा इंस्टेंटेनियस फोर्स, किसी इंस्टेंट पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी dp बाई dt, एंड एवरेज फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल्टा p बाई डेल्टा t। जब भी आपको फिजिक्स में आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी हो, आप हमेशा कैलकुलस की मदद लो, और जब भी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी हो तब इस केस में आप इंटीग्रेशन की मदद भी ले सकते हो, या तो फिर आप एल्जेब्रिकली इक्वेशन को लिखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आपको हर बार आंसर मिल जाएगा। इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम एक वेरिएबल क्वांटिटी के एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हैं, बट उसमें मैं फिलहाल नहीं आ रहा। बट आप इतना बिल्कुल याद रखें, एल्जेब्रा के थ्रू भी एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हो, और अगर आपको एवरेज फोर्स निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ अब हमारा अगला टॉपिक है लीनियर इंपल्स। अब ये इंपल्स क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो आप उस फोर्स को कुछ समय तक तो लगाओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि फट से फोर्स लगा करके हटा दिया। अगर हम किसी बॉडी पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ समय तक लगा रहे होंगे, तो हमने कितना फोर्स कितने समय तक लगाया, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे हम इंपल्स कहते हैं। अगर आपके द्वारा लगाया गया फोर्स एंड आपने जितने समय तक लगाया फोर्स, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मिलने वाली क्वांटिटी को हम कहते हैं इंपल्स। सो लीनियर इंपल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम इंटरवल। तो आपने कितना फोर्स कितने समय तक लगाया, उन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? हम लीनियर इंपल्स कहा करते हैं। तो अगर आपने यूनिफॉर्म फोर्स लगाया है, अगर आपने ऐसा फोर्स लगाया है जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं किया आपने, तब उस केस में आप सिंपली फोर्स इनटू टाइम इंटरवल की मदद से इंपल्स को निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने जो फोर्स लगाया है वो एक वेरिएबल फोर्स है, अगर वो फोर्स हर मोमेंट में बदलता जा रहा है, उस केस में अगेन आपको कैलकुलस की मदद से इंपल्स की वैल्यू निकालनी होगी, और तब आप इंपल्स निकालेंगे फ्रॉम द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फ्रॉम T1 टू T2। तो यही फॉर्मूला अब कैलकुलस की मदद से हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो फोर्स बाहर हो जाएगा, बचा dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो T2 माइनस T1 विल बिकम डेल्टा t। तो ये जो फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। इसीलिए हम कहते हैं कि कैलकुलस में ऑलरेडी अलजेब्रा शामिल है।
आप कैलकुलस की मदद से हर तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके द्वारा डील की जाने वाली क्वांटिटी यूनिफॉर्म है या फिर वेरिएबल है, दोनों ही केसेस में कैलकुलस यूजफुल है। लेकिन अगर आपके द्वारा डील की जाने वाली क्वांटिटी एक वेरिएबल है, तब आपको 100% टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व कैलकुलस की मदद से ही करना होगा। उस केस में आपका जो अलजेब्रा है वो फेल हो जाता है। अलजेब्रा तब तक वैलिड है जब तक क्वांटिटी यूनिफॉर्म है, बट वंस द क्वांटिटी बिकम्स अ वेरिएबल वन, यू हैव टू यूज कैलकुलस। इसके पहले वाले सेक्शन में यहां पर जो मैंने आपको एवरेज फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस फोर्स की बात की, अगर मान लेते कि आपने जो फोर्स लगाया वो यूनिफॉर्म है, फोर्स में कोई बदलाव किया ही नहीं, तब उस केस में आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालो या एवरेज निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अरे भैया, अगर हमारी क्वांटिटी में, हमारे फोर्स में कोई बदलाव ही नहीं आया, हर मोमेंट पे अगर हमने एक ही वैल्यू की फोर्स लगाई है, तो वही एवरेज वैल्यू होगी, वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपने फोर्स को बदला है, अगर आपने वेरिएबल फोर्स को अप्लाई किया है, तब उस केस में एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तो इसीलिए हमको दोनों ही तरीकों को समझना है। कभी कभी प्रॉब्लम में हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछी जाती है और कभी कभी हमें एवरेज वैल्यू पूछी जाती है, तो इसीलिए हम दोनों ही बातों को समझे रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात भी आपकी क्लियर है। अगेन, जिस तरह से फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि एक वेक्टर एंड स्केलर का प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर होता है, तो इसीलिए इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इसका डायरेक्शन हमारे एफ की तरफ होगा। तो एफ मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा, उसी डायरेक्शन में बॉडी की इंपल्स भी होगी। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। सो न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट होती है, या फिर इसकी एक और यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, भी इसकी एक यूनिट है। ठीक, अब मैं इंपल्स को लेकर के चर्चा को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं। जैसा कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हैं, F इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी, ये चीज हमने पढ़ी। उस हिसाब से मैं F के साथ अगर dt को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है एम डी वी। अब अगर मुझको इंपल्स की जरूरत है, तो मुझको एफ डी टी को इंटीग्रेट करना होगा। जैसा कि हमने देखा, इंपल्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तो मैं अब क्या करता हूं, इंपल्स निकालने के लिए इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करता हूं। तो अगर मैंने एलएचएस की तरफ इंटीग्रेट किया है, तो मुझे आरएचएस में भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे दोनों साइड इंटीग्रेट किया। एलएचएस में मेरा जो वेरिएबल है वो टाइम है, तो टाइम की लोअर लिमिट हो गई t1, अपर लिमिट हो गई t2। सिमिलरली आरएचएस में मेरा वेरिएबल वेलोसिटी है, तो लोअर लिमिट हो गया v1, अपर लिमिट हो गया v2। अब m कांस्टेंट होने के कारण बॉडी का, इस सिचुएशन में हमने बॉडी के मास को कांस्टेंट माना हुआ है, तो मास बॉडी का कांस्टेंट लेते हुए m को मैं बाहर कर देता हूं, बचेगा अंदर dv। dv के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी v। नेक्स्ट स्टेप में जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, तो मुझको v2 माइनस v1 मिल जाएगा। और क्योंकि मेरा ये जो LHS है, क्योंकि मेरा LHS यहां पर इंपल्स का फॉर्मूला है, तो इंपल्स की एक और वैल्यू आ गई, दैट इज mv2 दैट इज p2 माइनस mv1 दैट इज p1। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बॉडी की इंपल्स उस बॉडी का चेंज इन मोमेंटम भी होता है। मतलब इंपल्स निकालने के यहां पे दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, एंड द सेकंड फॉर्मूला इज द चेंज इन मोमेंटम। mv2 को मैंने p2 लिखा हुआ है, mv1 को मैंने p1 लिखा हुआ है, एंड उस तरह से p2 माइनस p1 मेरा चेंज इन मोमेंटम है। तो आप बिल्कुल याद रखिए, चेंज इन मोमेंटम को ही हम इंपल्स कहते हैं। इंपल्स मोमेंटम नहीं होता, आप मोमेंटम को इंपल्स मत मानना। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, फर्क है। मोमेंटम इंपल्स नहीं है, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होता है। तो इंपल्स को निकालने का एक फॉर्मूला ये भी हो गया। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, क्या आप उसका जवाब जानते हैं? इंटीग्रेशन हमें देता है एरिया अंडर अ ग्राफ। अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हैं, तब आपको
उस क्वांटिटी के ग्राफ के अंदर का एरिया मिलता है। इंटीग्रेशन ऑलवेज गिव्स द एरिया अंडर द ग्राफ। और अगर आपके पास एक फोर्स टाइम ग्राफ है, अगर मान लेते आपके पास एक फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, और अगर आप इस केस में एरिया निकालते हो, तब उस केस में आपको क्या मिलने वाला है? आपको उस केस में मिलने वाली है इंपल्स, क्योंकि इंपल्स इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स टाइम होता है और एफ डी टी होता है। तो फोर्स टाइम का इंटीग्रेशन का मतलब है फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, और एरिया फिर अल्टीमेटली यहां पे क्या देने वाला है आपको? दैट इज इंपल्स। तो इसीलिए हम यहां पे कंक्लूड करते हैं द एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 to t2 gives impulse during that interval। बिल्कुल याद रखिए, फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो इंपल्स हमें देता है या रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लेते एरिया की वैल्यू पॉजिटिव है, मान लिया जाए एरिया पॉजिटिव आया, मान लिया जाए इस तरह का कोई एरिया है, ये एरिया है और पॉजिटिव एरिया है, तो अगर इंपल्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो चेंज इन मोमेंटम भी पॉजिटिव होगा, और उस हिसाब से हमारे बॉडी की मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा। P2 विल बी मोर देन P1, मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मोमेंटम बढ़ गई है। लेकिन अगर एरिया की वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब इंपल्स नेगेटिव है, मतलब चेंज इन मोमेंटम भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब P2 छोटा होगा और P1 बड़ा होगा, मतलब इस केस में मोमेंटम में डिक्रीमेंट आता है। और अगर किसी सिस्टम के इंपल्स की वैल्यू 0 है, या मतलब एरिया की वैल्यू 0 आ गई, मतलब उस केस में मोमेंटम में उस इंटरवल में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, उस इंटरवल के बीच में मोमेंटम बदली होगी, बट उस इंटरवल के दो एंड्स पे जो मोमेंटम का बदलाव होगा वो 0 होगा। जितनी मोमेंटम शुरुआत में थी उतनी मोमेंटम फाइनली फिर अचीव हो जाएगी। सो यहां पे भी मैंने ये बात लिख दी है, इफ एरिया इज पॉजिटिव इन दैट केस इंपल्स विल बी पॉजिटिव एंड मोमेंटम इंक्रीजेस, और अगर एरिया नेगेटिव रहा तो इंपल्स नेगेटिव होगा और उस केस में मोमेंटम की वैल्यू में डिक्रीमेंट आएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है द थर्ड लॉ। अब हम न्यूटन्स के आखिरी लॉ तक पहुंच गए, थर्ड लॉ तक पहुंच गए। थर्ड लॉ कहता है इफ अ बॉडी ए अप्लाइज अ फोर्स एफ on a body B, the body B also applies a force minus F on the body A। मैंने आपको इसके पिछली क्लास में ये बात समझाई थी कि हम कभी भी एक बॉडी का खुद पे एक्ट होने वाले फोर्स को हम कभी भी काउंट नहीं करते, फाइंड नहीं करते। हमने ये बात बोली थी that force is an interaction between two bodies, when two bodies interact with each other a force develops। मतलब हमने ये कहा था कि फोर्स के डेवलपमेंट के लिए दो बॉडीज का आपस में इंटरेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तब उस हिसाब से अगर किसी बॉडी ए ने किसी दूसरी बॉडी बी पे एक फोर्स लगाया हो F, तब बॉडी बी बॉडी ए पे एक फोर्स लगाएगी -F। मतलब दोनों फोर्सेस की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी, बट डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन विल बी ओपोजिट। आप देखिए इस केस में F के साथ मैंने प्लस साइन यूज किया हुआ है एंड यहां पर F के साथ मैंने माइनस साइन यूज किया हुआ है, मतलब दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली ओपोजिट है, बट उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। सो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जब भी दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब वहां पर एक के साथ एक दूसरे फोर्स का भी डेवलपमेंट होता है। अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया है तो बी भी ए पे एक फोर्स लगाएगी सेम वैल्यू की एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अगर इनमें से मैं किसी एक फोर्स को एक्शन मान लूं और किसी दूसरे फोर्स को रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं फॉर एन एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अगर इनमें से किसी एक को एक्शन माने और दूसरे को उसका रिएक्शन माने तो थर्ड लॉ को इस तरह से भी कहा जा सकता है दैट फॉर एन एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एंड जो रिएक्शन है वो ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस होता है, तो इस केस में यहां पे हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी लिख सकते हैं। और यहां पे एक बात हमने क्या समझी कि दुनिया में कभी भी एक सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, फोर्सेस हमेशा पेयर में अकर होते हैं
और कभी भी सिंगल फोर्स पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा वैलिड नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ में कुछ डेविएशन भी हो सकता है, एंड जनरली इस तरह का डेविएशन हमें तब ऑब्जर्व होता है जब इंटरेक्टिंग बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा होता है। अगर दो इंटरेक्टिंग बॉडीज बहुत ज्यादा दूरी में रखे गए हैं, इन दैट केस न्यूटन्स थर्ड लॉ फेल हो सकता है। तब ऐसा हो सकता है कि एक्शन जितना है रिएक्शन उतना न हो सकता है एक्शन रिएक्शन दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो। बट ऐसा कब होगा? जब इंटरेक्टिंग बॉडीज के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होगी। ऐसा डेविएशन जनरली हमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना में ऑब्जर्व होता है। लेकिन अगर इंटरेक्टिंग बॉडीज के बीच की दूरी फाइनाइट हो, कम हो, डे टू डे लाइफ में आप और मैं जिन दूरियों के साथ डील करते हैं उन दूरी में ही अगर हम डील करें, अगर हमारी बात को हम क्लासिकल फिजिक्स में डिस्टेंस को फाइनाइट लेते हुए करें, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा वैलिड रहेगा। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर यहाँ पे हमेशा दो फोर्सेस हैं एंड दोनों फोर्सेस की वैल्यू इक्वल है और डायरेक्शन में दोनों अपोजिट हैं, तो वो आपस में कैंसिल क्यों नहीं कर जाते? एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते? रीजन इसका बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे हैं, इसके लिए वो कैंसिल नहीं कर सकते। अगर एक ही बॉडी में दो फोर्सेस लगें सेम वैल्यू के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब तो वो कैंसिल कर जाएंगे। बट यहां पर एक फोर्स लग रहा है बी पे तो दूसरा फोर्स लग रहा है ए पे, तो भाई एक फोर्स ए पे लगा दूसरा फोर्स बी पे लगा तो दोनों आपस में कैंसिल कैसे करेंगे? तो क्योंकि एक्शन रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, दे नेवर कैंसिल ईच अदर। ठीक, तो क्योंकि वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, उनका कैंसिल हो पाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, यहां पर एक बात और है कि जो एक्शन रिएक्शन है वो हमेशा सेम नेचर के होते हैं। सेम नेचर का क्या मतलब है कि अगर एक फोर्स ग्रेविटेशनल है तो दूसरा भी ग्रेविटेशनल होगा। अगर पहला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो दूसरा फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। अगर पहला फोर्स न्यूक्लियर है तो दूसरा फोर्स भी न्यूक्लियर होगा। मतलब फोर्सेस का यहाँ पे नेचर हमेशा एक जैसा होता है, फोर्सेस का नेचर नहीं बदलता। अब मैं एक सवाल जो मैंने पिछले वीडियो में पूछा था या मैंने कहा था बताऊंगा, उसको अब मैं यहाँ पे डील करता हूं। वो सवाल ये था कि हम एक बॉडी का हमेशा खुद पे फोर्स क्यों फाइंड आउट नहीं करते? हम हमेशा फोर्स को दो डिफरेंट बॉडीज के बीच का इंटरेक्शन ही क्यों मानते हैं? एक बॉडी का खुद पे लगाया जाने वाला फोर्स वैलिड क्यों नहीं है? उसके पीछे का कारण ये है कि अगर मैं अपने आप को पुश करता हूं तो क्या हो रहा है कि मैं अपने हाथों से अपने बॉडी को मूव करवा रहा हूं, पुश कर रहा हूं, लेकिन मेरी बॉडी मेरे हाथों को भी तो पुश करेगी, क्योंकि एक्शन के साथ एक रिएक्शन आएगा। तो मैंने अपने हाथों से एक फोर्स अपनी बॉडी पे लगाया और मेरी बॉडी ने मेरे हाथों पे उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, और ये जो दो फोर्सेस हैं दोनों ही मेरी बॉडी पे लग रहे हैं, तो अब ये कैंसिल हो गए। एक्शन रिएक्शन यहां पे क्यों नहीं कैंसिल हो रहे थे? क्योंकि वहां पे दो अलग अलग बॉडीज थी। बट यहां क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन दोनों सेम बॉडी पे लग रहा है। तब इस केस में मेरी बॉडी पे नेट फोर्स कितना? दैट इज 0। और इसीलिए मैं खुद पे फोर्स लगा करके अपने आप को एक्सीलरेट नहीं कर सकता। मेरे लिए अपने आप को पुश करके एक्सीलरेट कर पाना इम्पॉसिबल है। अब देखिए, अगर मैं अपने आप को पुश करता भी हूं तो मैं अपने आप को मूव नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी पे अभी नेट फोर्स 0 है। मैं लगाया तो जरूर था बट वो कैंसिल हो गया, और क्योंकि मेरी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो मेरी बॉडी का एक्सीलरेशन 0 रहेगा और मैं अपनी बॉडी की वेलोसिटी को नहीं बदल पाऊंगा। तो अगर मुझे मेरी बॉडी की वेलोसिटी बदलनी है, आई नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। और इसीलिए जब हम चलते हैं तो हमें एक रफ सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। आप कभी भी एक परफेक्टली स्मूथ सरफेस पे नहीं चलते, आपके पांव फिसलते रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है, यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपको एक्सीलरेट होना है, यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। एंड जनरली हम जब चलते हैं तो सरफेस से हमारे पांव को एक एक्सटर्नल फोर्स मिलता है और इससे हमें चलने में मदद मिलती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ की जो हम हेल्प है डेली लाइफ में बहुत बार लेते हैं। काफी एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझा सकता हूं। आपके चलने फिरने के पीछे भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ ही वैलिड है। कैसे? मैं समझाता हूं। जब हम चलते हैं
तो हम अपने पाँव से अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हैं, ठीक, फ्रिक्शन की मदद से हम अर्थ को पीछे ढकेलते हैं, तो अर्थ हमें किधर ढकेलती है, आगे की तरफ, और इसीलिए हम आगे चल पाते हैं। अगर आपको जंप करना होता है तो आप जंप करने के दौरान अर्थ को डाउनवर्ड पुश करते हैं, तो अर्थ आपको अपवर्ड पुश करती है। अगर मान लो एक सीलिंग से रस्सी लटकी हुई है और मुझे रस्सी चढ़नी है, तो मैं रस्सी को नीचे खींचूंगा तो रस्सी मुझे ऊपर खींचती है। अगर मान लो हमें बोट चलाना है, तो उस बोट को चलाने के दौरान जो चक्कू होता है उससे जब आप पानी को पीछे की तरफ फेंकते हैं तो आपकी बोट आगे की तरफ जाती है। तो डे टू डे लाइफ में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ को बहुत जगहों पे यूज करते हैं। इसके अलावा रॉकेट प्रोपल्सन में भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ की ही मदद ली जाती है। रॉकेट प्रोपल्सन में क्या होता है कि रॉकेट का एक फोर्स फ्यूल पे होता है, देन अकॉर्डिंगली फ्यूल रॉकेट पे ऑपोजिट फोर्स लगा करके रॉकेट को आगे बढ़ने में मदद करती है। सो हम डे टू डे लाइफ में न्यूटन्स थर्ड लॉ को बहुत जगहों पे यूज करते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है इन बातों को समझना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूटन्स के इन 3 लॉज की जो हमने चर्चा की आपको क्लियर हो गया होगा। एंड बिल्कुल इन 3 सिंपल लॉज की मदद से आप क्लासिकल फिजिक्स के ऑलमोस्ट सभी फेनोमेना की आप स्टडी कर सकते हो, उनको एनालिसिस कर सकते हो। एक बात यहां पे और मैं रखना चाहूंगा, अर्थ को हमने अप टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन इनर्शियल फ्रेम कहा, स्ट्रिक्टली इसे हमने नॉन इनर्शियल कहा, क्योंकि मैंने ये आपसे कहा था कि जो एक्सीलरेटेड फ्रेम्स होते हैं वो नॉन इनर्शियल होते हैं, लेकिन हमारी अर्थ जो है वो भी एक्सीलरेट हो रही है। हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट भी कर रही है और इसके साथ साथ उस सन के चारों तरफ सर्कुलेट भी हो रही है, और इस केस में अर्थ की वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा बदलता रहता है, और इसी कारण अर्थ एक एक्सीलरेटेड फ्रेम है। बट अर्थ के एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू एक्सीलरेशन विच वी डील इन आवर डेली लाइफ। आप और मैं हमारी डेली लाइफ में जिन एक्सीलरेशन की वैल्यूज के साथ डील करते हैं, जिन एक्सीलरेशन से हम डील करते हैं, वो एक्सीलरेशन बहुत बड़ा है अर्थ के एक्सीलरेशन के कंपैरिजन में, और इसीलिए हम अर्थ के एक्सीलरेशन को नेग्लेक्ट करके अप टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। तो इसीलिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहाँ वैलिड होगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम हमेशा इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करेंगे, और जब हम सेकेंड लॉ की मदद से एक बॉडी पे एक्ट होने वाले नेट फोर्स की बात करेंगे तब भी डेफिनेटली हम एक इनर्शियल फ्रेम में ही बात करेंगे। सो जब भी हमें इनर्शियल फ्रेम में डील करना होगा, हम न्यूटन्स के लॉज को बिल्कुल बेझिझक यूज कर पाएंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम के केस में न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ को वैलिड बनाया जा सकता है, और उसके लिए हमें न्यूटन्स के लॉ में कुछ बेसिक बदलाव करने होते हैं, और उन बदलाव की चर्चा हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। बट आज के लिए बस आप इतना मान के चलिए कि इनर्शियल फ्रेम को लेकर के हमें न्यूटन्स लॉ की स्टडी करनी होगी और न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स के 3 लॉज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की, और ये न्यूमेरिकल्स अपने आप में काफी शानदार हैं और काफी बेसिक हैं, जो आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत मदद करेंगे और आपको एकदम बहुत हद तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे देंगे। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो जैसा कि हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में सीखा दैट अ बॉडी रिमेन्स अनएक्सीलरेटेड ओनली इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। तो क्योंकि इस केस में बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब बॉडी का एक्सीलरेशन 0 होगा, और बॉडी पे एक्ट होने वाले नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, डेफिनेटली 0, और इसीलिए 0 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। मैं चाहूंगा कि मेरे हर सवाल को आप पहले अटेम्प्ट करें, अगर आपसे न बने तो जाकर के आप वीडियो को कंटिन्यू करिए और सॉल्यूशन को देखिए। मैंने हर सवाल के आंसर को क्वेश्चन के नीचे ही लिख दिया है ताकि आपको आपके आंसर को जज करने में आसानी होगी। अगला सवाल है, अ बॉडी ऑफ मास 7 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सो दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, फाइंड द फोर्स। तो देखिए
यहाँ पर जो बॉडी है ऑब्वियसली कांस्टेंट मास की ही होगी। जनरली हमारे मैक्सिमम सवालों में बॉडी का मास कांस्टेंट होता है। अगर किसी सिचुएशन में बॉडी का मास वेरिएबल है तो सवाल पढ़ करके आपको समझ में वो बात आ जाएगी। तो फिलहाल हमने क्या सीखा था कि एक बॉडी पे एक्ट होने वाला फोर्स F होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसको हमने कांस्टेंट मास के लिए m इंटू ए भी लिखा था। तब उस हिसाब से a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, a इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डेफिनेटली अगर इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज को पुट कर दूं तो मुझे तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो m की जगह में मैं 7 लिख देता हूं इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू 2 से हुई 6, तो चेंज कितना हो गया 6 माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 4। कितने समय में, इन टाइम 2 सेकेंड। सो 4/2 को मैं 2 लिख सकता हूं एंड 7 इंटू 2 विल बिकम 14। तो 14 न्यूटन इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। उस केस में बॉडी पे एक्ट होने वाले नेट फोर्स की वैल्यू डेफिनेटली 14 न्यूटन होगी। अभी हमने सवाल को आसान रखा है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी, हम सवालों को और डिफिकल्ट करते जाएंगे। तो शुरुआत हम बेसिक से कर रहे हैं, बट हम डेफिनेटली काफी हाई स्टैंडर्ड के सवाल तक भी डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है, अ कार ऑफ मास 800 kg at rest starts moving with constant acceleration. It travels 500 meter in 10 seconds. Find the net force acting on it. देखिए यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे काइनेमेटिक्स की मदद लेनी पड़ेगी। एक्चुअली देखो, मुझे कार का मास तो मालूम है और मुझको कार पे बताना है कितना नेट फोर्स होगा। तो मुझे बस एक क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, वो है एक्सीलरेशन। अगर मुझे कार की एक्सीलरेशन की वैल्यू पता चल जाए तो मैं कार पे एक्ट होने वाले नेट फोर्स की वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो मुझे बस ए निकालना है। तो यहां पे मुझे एक बात तो बोली गई है कि एक्सीलरेशन उस कार की कांस्टेंट है, और उस केस में हम जानते हैं कि काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। तब क्योंकि कार की शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, तो मैं u की जगह में 0 पुट कर देता हूं। कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इट इक्वल्स टू 500 मीटर, और जो समय लिया उस समय हमको बताया गया 10 सेकेंड। तो मैं इन सब डेटा की मदद से a की वैल्यू को निकाल लेना चाहता हूं। तो आप सोचिए वो कौन सी इक्वेशन है जो इन चारों क्वांटिटीज को रिलेट कर सकती है। सोचिए सोचिए, द आंसर इज x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में मैं सारी वैल्यूज को पुट करके a की वैल्यू को निकाल लेता हूं। तो x की जगह में मैं पुट कर देता हूं 500, u 0 है, सो हाफ a निकालना चाहता हूं, t की जगह में 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। सो 500 बाय 100 विल बिकम 5, 5 इंटू 2 विल बिकम 10। तो यहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू आती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस मुझे कार के एक्सीलरेशन की ही तो जरूरत थी, जो मैंने निकाल ली। तो कार पे एक्ट होने वाली नेट फोर्स की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू m इंटू ए। सो मास की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे 800 एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने ऑब्टेन की 10। सो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा 8000 न्यूटन। तब इस केस में कार पे एक्ट होने वाले नेट फोर्स की वैल्यू 8000 न्यूटन होना चाहिए, और इस केस में जो भी कार का एक्सीलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में हमारे कार पे लगने वाली नेट फोर्स भी होगी, या फिर जिस डायरेक्शन में कार पे नेट फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन में कार एक्सीलरेट भी हो रही होगी। सो नाउ अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय p इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए यहां पर जो मोमेंटम है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मोमेंटम की वैल्यू डिपेंड कर रही है टाइम पे। तो टाइम अगर बदलेगा तो मोमेंटम की वैल्यू भी बदलेगी, और इसीलिए मोमेंटम यहाँ पे एक वेरिएबल क्वांटिटी है। एक बात आप बिल्कुल गांठ बांध करके याद रख लीजिए कि अगर आपके द्वारा डील की जाने वाली क्वांटिटी एक वेरिएबल है, आप प्रॉब्लम को 100% टाइम कैलकुलस की मदद से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर क्वांटिटी यूनिफॉर्म है, आप कैलकुलस लगाओ, अलजेब्रा लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उस केस में हमेशा सेम आएगा। बट अगर क्वांटिटी एक वेरिएबल है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा और हमेशा
कैलकुलस की मदद लेनी है और हमको बताना है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना फोर्स होगा, मतलब मुझे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस फोर्स पूछा गया है। तो हमने क्या सीखा था कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स F होगा dp बाई dt। यहां पर आप डेल्टा p बाई डेल्टा t मत करना, उससे आपको एवरेज फोर्स मिल जाएगा और हमको यहाँ पे 2 सेकेंड पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू पूछी गई है और इसीलिए यहाँ पर हम कैलकुलस की मदद ले रहे हैं। तो बस मुझे मोमेंटम को डिफरेंशिएट करना है। सो d बाई डी टी ऑफ p की वैल्यू पुट कर देता हूं 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, तो मैं तीनों टर्म्स को अलग अलग कर सकता हूं डिफरेंशिएट करने के लिए। तो इसे हम लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस d बाई डी टी ऑफ 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 3 कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर कर देता हूं, तो बचा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t प्लस अगेन सेकेंड टर्म में 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, बचा t। dt बाई dt की वैल्यू होती है 1 एंड कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है 0। सो फाइनली आई एम गेटिंग 6t प्लस 2। तो t की जगह में अगर मैं 2 सेकेंड पुट कर दूं तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 इंटू 2 प्लस 2 बिकम्स 12 प्लस 2 दैट इक्वल्स टू 14 न्यूटन और इसीलिए 14 न्यूटन इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। देखिए, अगर आपको कैलकुलस की बहुत अच्छी से जानकारी नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं, हमें बहुत डेप्थ में कैलकुलस की जानकारी नहीं चाहिए, हमें बस कैलकुलस के बेसिक एप्लीकेशन को समझना है। अगर आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का बेसिक एप्लीकेशन भी आ जाता है तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशिएंट है। अब बहुत डेप्थ में घुस करके कैलकुलस सीखेंगे तो उससे आपको कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा। तो जनरली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जिन फॉर्मूले की हमको ज्यादातर जरूरत होती है डिफरेंशिएशन के दौरान, उन फॉर्मूले को मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूं ताकि आप इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लें, याद कर लें और ज्यादातर मैक्सिमम टाइम आपको इन्हीं फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है बट 90% टाइम आपको इन्हीं फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ेगी, जिसमें पहला फॉर्मूला है dx बाई डी एक्स इक्वल टू 1। और इसको हमने यहां पे यूज भी किया, जब मैंने 2 को अलग कर दिया था तो dt बाई dt की वैल्यू मैंने 1 लिखी थी। नाउ सेकेंड फॉर्मूला है, किसी भी कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर कोई कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, इसीलिए 1 के डिफरेंशिएशन को हमने कितना लिया था, यहां पर 0 लिया हुआ था। नाउ थर्ड ये है कि अगर कोई वेरिएबल का पावर n है तब उस केस में x के पावर n की बात कर रहा मैं, x के पावर n के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। फोर्थ फॉर्मूला है हमारा d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लो कोई कांस्टेंट टाइम वेरिएबल हो, अगर मान लो किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, तब उस केस में हम कांस्टेंट को अलग कर देते हैं और जो हमारा फंक्शन या वेरिएबल होता है उसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। और इस फॉर्मूले की मदद मैंने सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म दोनों में किया था। फर्स्ट टर्म से मैंने 3 को अलग किया था, सेकेंड टर्म से मैंने 2 को अलग किया था। तो जनरली आप वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो तो उसको बाहर कर दिया करना। नाउ पांचवा फॉर्मूला जो है आपका वो है, अगर मान लो 2 फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ है और उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तब इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस और माइनस जो भी साइन रहा हो डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, और इसी की मदद मैंने लेकर के इन तीनों टर्म्स को मैंने अलग अलग डिफरेंशिएट किया। तो जनरली इन 5 फॉर्मूले की जरूरत ज्यादातर होती रहती है। इनके अलावा हमको साइन एक्स कॉस एक्स के भी डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैं यहां पे लिख देता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ सिक्स्थ फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स। 99% प्लेसेस में आपको इन्हीं 7 फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कोई और फॉर्मूले की जरूरत हमें पड़ सकती है, बट 99% प्लेसेस में फिजिक्स में प्रॉब्लम करने के दौरान आपको इन्हीं फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ती है। तो बस आप इतना याद रखिए, आपका बेसिक डिफरेंशिएशन हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 kg. The lift starts moving upwards with an acceleration of 1.5 meter per second square. Find the tension in the supporting cables. पिछली क्लास में मैंने आपको फोर्सेस इन डेली लाइफ पढ़ाया था। उसमें हमने डेली लाइफ के फोर्सेस की चर्चा की थी। हमने वेट की बात की, हमने कांटेक्ट फोर्स की बात की, हमने टेंशन इन स्ट्रिंग निकाला, हमने स्प्रिंग फोर्स की चर्चा की। अब उन्हीं फोर्सेस को लेकर के एक सवाल है यहाँ पर। एक लिफ्ट है जिसमें एक 60 kg का पर्सन है एंड लिफ्ट का खुद का वजन 940 kg है। तब उस केस में पर्सन और लिफ्ट का कंबाइंड मास हो जाएगा 1000 kg। एक सपोर्टिंग केबल की मदद से इसे ऊपर की तरफ एक्सीलरेट किया जा रहा है और एक्सीलरेशन की जो वैल्यू हमें गिवन है, इट इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि वो जो सपोर्टिंग केबल है उसमें कितना टेंशन होगा। तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में एक फोर्स का डेवलपमेंट होता है और उस फोर्स को हम टेंशन इन स्ट्रिंग कहते हैं और वो मुझे निकालना है। अब देखिए, इस लिफ्ट में एक फोर्स और है टेंशन के अलावा जो इस पे एक्ट कर रही है। अब सोचिए वो कौन सी फोर्स है जो इस लिफ्ट में एक्ट कर रही है, जिसको आप कभी एस्केप भी नहीं कर पाएंगे अर्थ पे रहते रहते। वो कौन है? दैट इज द वेट ऑफ द लिफ्ट। एंड वेट की वैल्यू मैंने आपको कही थी m इंटू जी होती है, जहां पे g को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं। तो लिफ्ट का मास हो गया 1000 kg अलॉन्ग विद द मैन एंड g की वैल्यू हम राउंड फिगर 10 मानते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 10,000 न्यूटन। तो एक 10,000 न्यूटन की डाउनवर्ड फोर्स लग रही है अर्थ के द्वारा और टेंशन T ऊपर की तरफ लग रही है। तो बताना टेंशन T की वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना F इक्वल टू ma, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है। इसमें एक बात क्या समझनी है कि जो भी डायरेक्शन नेट फोर्स का होगा वही डायरेक्शन हमेशा एक्सीलरेशन की होगी और एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमेशा नेट फोर्स का होगा। मैंने ये बात काफी स्ट्रेस देते हुए आपको समझाया था कि F कोई इंडिविजुअल फोर्स नहीं होता, F बॉडी पे एक्ट होने वाली रिजल्टेंट फोर्स होती है और जो डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स का होगा वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होगी, या फिर जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन की होगी वही डायरेक्शन नेट फोर्स का होगा। तब इस केस में आप देखो लिफ्ट किस तरफ एक्सीलरेट कर रही है, दैट इज अपवर्ड्स। और क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, बॉडी पे लगने वाला या लिफ्ट पे लगने वाला नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा। मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ एक टेंशन है, नीचे की तरफ एक वेट W है। किसको बड़ा होना चाहिए सोचिए। अगर नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, अगर लिफ्ट नेट फोर्स अपवर्ड एक्सपीरियंस कर रही है, तब इस केस में डेफिनेटली टेंशन T की वैल्यू वेट W से ज्यादा रही होगी। और जब दो वेक्टर क्वांटिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब उनका रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होता है। तो इस केस में टेंशन T एंड वेट W, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू T माइनस W। और T बड़ा है यहां पर क्योंकि एक्सीलरेट लिफ्ट ऊपर की तरफ हो रही थी, मस्ट बी इक्वल टू ma। तो टेंशन T निकालना है मुझे, तो T की वैल्यू हो जाएगी W प्लस ma। वेट की वैल्यू हमारी आ गई थी 10,000 न्यूटन प्लस मास की वैल्यू 1000 है एंड a की वैल्यू 1.5 है। 1000 इंटू 1.5 विल बिकम 1500। सो फाइनली इन दोनों का समेशन हो जाएगा 11,500 न्यूटन और यही हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हिट्स अ वॉल एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री and returns with the same speed at the same angle of reflection. The time of impact is 0.2 second. Calculate the force exerted on the wall. देखिए इस सवाल को मैं करके दिखाता हूं, बट मैं चाहूंगा आप मेरे करने से पहले एक बार खुद अटेम्प्ट करिए। आंसर मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है, आप एक बार अटेम्प्ट करिए, न बने तो फिर मेरे सॉल्यूशन को आगे देखिएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कई तरीकों से कर सकते हैं, बट मैं आपके सामने एक सिंपल तरीका रखता हूं जिससे आपके लिए समझना आसान होगा। देखिए कह क्या रहा है कि एक बॉल है, एक बॉडी है और वो एक वॉल को हिट की। तो मान लेते ये हमारी वॉल है एंड जब बॉल हिट की
तब उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री मेंटेन किया। आपने 10th क्लास में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट के लिए ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और हम हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो नॉर्मल से काउंट करते हैं। तो इस केस में भी इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, तो ये एंगल 30 डिग्री मुझे दिया हुआ है एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बॉडी का मास ठीक है, हमें 3 kg गिवन है ना। बोलता है कि वो उसी स्पीड से टकरा करके लौट गया सेम एंगल मेंटेन करते हुए। तो वो जिस तरह से इंसिडेंट हुआ था उसी वे में रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस चला गया, मेकिंग द सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि अगेन 30 डिग्री होगा। इंसिडेंस की स्पीड की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड थी, तो रिफ्लेक्शन की स्पीड की वैल्यू भी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोलते कितना फोर्स वॉल ने एग्जर्ट किया होगा। तो भैया यहाँ पे वॉल फोर्स एग्जर्ट क्यों करेगी? क्योंकि देखो बॉडी की वेलोसिटी बदली है, भले मैग्नीट्यूड में ना बदली हो, डायरेक्शन में बदली कि नहीं बदली। पहले बॉडी इस तरफ आ रही थी, अब इस तरफ जा रही है, तो बॉडी की यहाँ पे वेलोसिटी बदली है। वेलोसिटी के बदलाव को हम कहते हैं एक्सीलरेशन, और बिना फोर्स के एक्सीलरेशन थोड़ी होगा। यही तो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था कि अगर एक बॉडी पे फोर्स न लगे या नेट फोर्स 0 हो, इन दैट केस ओनली द बॉडी कैन रिमेन अनएक्सीलरेटेड। तो यहां पे क्या हुआ, जब बॉल ने वॉल के साथ कोलिजन किया, वॉल ने बॉल पे एक फोर्स लगाया, बॉडी पे एक फोर्स एग्जर्ट किया, और उसी फोर्स के कारण इस बॉडी की वेलोसिटी बदल गई। तो बोला कितना फोर्स एग्जर्ट किया होगा वॉल ने बॉडी पे। तो देखिए ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, जिसे मैं मान लो v1 ले लेता हूं। अब इसकी 2 कंपोनेंट हो सकती है, एक कंपोनेंट राइट की तरफ आएगी, एक कंपोनेंट डाउन की तरफ आएगी। परफेक्ट है। नाउ क्योंकि ये एंगल हमको 30 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। तो v1 की वैल्यू 10 हो गई, तो इसकी ये वाली जो कंपोनेंट है ये कितनी हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू 10 cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 10/2 विल बिकम 5, 5 इंटू √3 विल बिकम 5√3। और एक कंपोनेंट इधर आएगी जो हो जाएगी 10 sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, एंड 10 इंटू 1/2 बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहां पे क्या किया, वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंस को हमने रिजॉल्व कर दिया। सिमिलर वे में हम वेलोसिटी जो रिफ्लेक्शन का है उसे भी रिजॉल्व करते हैं। तो हमको बोला है कि नॉर्मल से 30 डिग्री बनाते हुए सेम स्पीड के साथ बॉडी लौट गई। तो अगर इस वेलोसिटी को मैं रिजॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट आएगी लेफ्ट की तरफ, जो कि अगेन हो जाएगी 10 cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 पुट करूं तो ये वैल्यू आ जाती है 5√3 मीटर पर सेकेंड। और एक कंपोनेंट आएगी नीचे की तरफ जो कि हो जाएगी 10 sin 30। sin 30 अगेन 1/2, 10 इंटू 1/2 बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने रिजॉल्व क्यों किया, उसके पीछे का कारण ये है कि मैं वेलोसिटी को और बेटर वे में एनालिसिस कर पाऊं। तो देखिए मेरी एक वेलोसिटी पहले राइट की तरफ थी, और लौटने के दौरान एक वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ आ रही है। तो ये जो 2 वेलोसिटीज आप देख रहे हैं, या फिर इनकी जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, इनके डायरेक्शन में बदलाव आया है। बट अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं तो देखिए ये कंपोनेंट पहले नीचे की तरफ था 5 मीटर पर सेकेंड, अब यहां पे भी एक कंपोनेंट है नीचे की तरफ विद द सेम वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब वॉल के जो पैरेलल वाली कंपोनेंट है उस वेलोसिटी की न तो वैल्यू बदली न तो डायरेक्शन बदला। वेलोसिटी की वो कंपोनेंट जो वॉल के पैरेलल है वो न तो मैग्नीट्यूड में बदलाव कर रही है न डायरेक्शन में बदलाव कर रही है। मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी बदली नहीं। मतलब अगर वेलोसिटी नहीं बदली, एक्सीलरेशन 0 मेंटेन रहा, और क्योंकि एक्सीलरेशन 0 मेंटेन रहा, हम कह सकते हैं कि वॉल के पैरेलल में कोई फोर्स नहीं रही होगी। बट वॉल के परपेंडिकुलर वाली जो कंपोनेंट थी वेलोसिटी की, वो डायरेक्शन में बदल रही है, और इसीलिए वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, और इसी कारण से इस केस में वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, और उसी फोर्स को निकालना है हमें। सो F विल बी इक्वल टू m इंटू ए, और यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो वॉल के पैरेलल में नहीं है, वॉल के परपेंडिकुलर में है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी आप जानते हैं एक्सीलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी,
अपॉन चेंज इन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, दैट इक्वल्स टू 5√3 माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू अगेन 5√3 ही है, बट अगर मैंने इस वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है तो इसके अपोजिट वेलोसिटी को मैं क्या लूंगा, ऑब्वियसली नेगेटिव। तो यहां पे मेरी v1 की वैल्यू मुझे पुट करनी चाहिए -5√3 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हमको दिया है कि जो वॉल के साथ बॉडी के कांटेक्ट का समय है वो 0.2 सेकेंड है, तो जो भी फोर्स एक्ट हुआ या जो भी एक्सीलरेट हुई बॉडी वो 0.2 सेकेंड तक ही हुई होगी, क्योंकि जैसे ही बॉडी का वॉल से कांटेक्ट टूटा होगा फोर्स लगना भी बंद हो गया होगा। तो जो वेलोसिटी का बदलाव आया है इसी 0.2 सेकेंड के अंदर ही आया है। तो m की जगह में मैं पुट कर दूं बॉडी का मास 3 kg, सो 3/0.2 विल बिकम 30/2, 30/2 becomes 15 into 5√3 minus of minus 5√3 is 10√3. So finally answer is coming to be 150√3 न्यूटन, और यही इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। आप चाहते तो इसे आप फाइनल वेलोसिटी v2 मान सकते थे, इसे आप इनिशियल वेलोसिटी v1 ले सकते थे, और अगर आप v2 माइनस v1 करते फ्रॉम ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, उससे भी आंसर आपको अल्टीमेटली 150√3 न्यूटन ही मिलता। आप कोई भी प्रोसेस यूज करें, अगर आप कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हैं तो हर केस में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। अगले सवाल की तरफ चलता हूं। अगला सवाल है, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इक्वल टू kx विथ k इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर। ये ऑब्वियसली स्प्रिंग फोर्स की ही बात की जा रही है, और स्प्रिंग फोर्स भी हमारे डेली लाइफ का एक फोर्स है। नाउ फाइंड इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ कि एक पार्टिकल है जिसको हमने एक फोर्स एक्सर्ट करके दिया F इक्वल टू kx, तो कहता है कि जब x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगी तब उस पार्टिकल को कितना एक्सेलरेशन मिलेगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि f की वैल्यू इस केस में kx है, और इसके अलावा और कोई फोर्स तो पार्टिकल पे लग भी नहीं रहा, तो इस केस में पार्टिकल पे लगने वाली ये फोर्स पार्टिकल पे लगने वाली नेट फोर्स होगी, और नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, मास इनटू एक्सीलरेशन, विच इज अगेन इक्वल टू kx। तो a की वैल्यू हो जाएगी k इंटू एक्स बाई एम। तो k की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 15, x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है जो कि मीटर में 0.2 हो जाएगी, एंड मास की वैल्यू हमें 0.3 दिया हुआ है। सो पॉइंट में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देता हूं। 15/3 विल बिकम 5, 5 इंटू 2 विल बिकम 10। सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उस पार्टिकल की इनिशियल एक्सीलरेशन रही होगी। उसके बाद x बदलता जाएगा तो फोर्स बदलता जाएगा, तो a भी बदलता जाएगा, बट शुरुआत में डेफिनेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन पार्टिकल की होनी चाहिए। अगला सवाल है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स ऑन इट इन फुल रेवोल्यूशन एंड हाफ रेवोल्यूशन। तो पहले मैं पार्ट ए करके दिखाता हूं। तो एक पार्टिकल जब सर्कल में घूम रही है, तो अगर एक सर्कल कंप्लीट करके वो अपनी जगह पे लौट आए तो उसकी वेलोसिटी तो रिपीट हो जाएगी। किसी भी कर्व्ड पाथ के अलोंग जब कोई बॉडी मूव करती है तब हम पार्टिकल के या बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्शन को उस पॉइंट के टेंजेंट की तरफ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो पार्टिकल था इस केस में वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो किसी भी पॉइंट पे किसी भी पोजीशन पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन उस पॉइंट के टेंजेंट के अलोंग होगा। तो क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनेगा, तो अलग अलग पॉइंट में अलग अलग वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल इस पॉइंट पे घूम करके वापस से लौटा, तो जब वो लौटा तो उसने अपनी वेलोसिटी को रिपीट किया, क्योंकि ऑलरेडी उसकी स्पीड कांस्टेंट थी। तो स्पीड मतलब कांस्टेंट थी, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तो बदलाव आया नहीं, और क्योंकि पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस लौट रहा है इन फुल रेवोल्यूशन, मतलब उसका टेंजेंट भी रिपीट होगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी रिपीट होगी। तो वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों रिपीट हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, दैट इज 0। तो एक्सीलरेशन की एवरेज वैल्यू कितनी, दैट इज 0। तो फोर्स की एवरेज वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, ऑब्वियसली आंसर विल बी 0। तो फर्स्ट केस में हमारे पार्टिकल पे लगने वाली एवरेज फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अब बात करते हैं बी की।
अब बोलता है कि पार्टिकल ने हाफ सर्कल कंप्लीट किया और हाफ सर्कल कंप्लीट करने के दौरान पार्टिकल पे एवरेज फोर्स कितना होगा। तो एवरेज फोर्स निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था इट इक्वल्स टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये हमारे एवरेज फोर्स को निकालने का फॉर्मूला है, जिसे हम डेल्टा P बाय डेल्टा T भी लिख सकते हैं। अब मैं अगर P2 की जगह में mv2 लिखूं एंड P1 की जगह में mv1 एंड m को कॉमन ले लूं तो क्या बचने वाला है, बचने वाला है v2 माइनस v1 अपॉन T2 माइनस T1। और इसकी मदद से मैं डेफिनेटली एवरेज फोर्स की वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो अब देखिए, अगर पार्टिकल आधा सर्कल कंप्लीट करता है तो मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां पे था शुरुआत में, तो वेलोसिटी टेंजेंशियली अपवर्ड थी, और जब आधा सर्कल कंप्लीट किया तो वेलोसिटी टेंजेंशियली डाउनवर्ड हो जाएगी। तो इस केस में दोनों वेलोसिटी की वैल्यू तो सेम है, दैट इज गिवन टू बी v। तो v2 की वैल्यू भी v है, v1 की वैल्यू भी v है। तो अगर मैं v2 माइनस v1 करूं तो देखिए v1 है ऊपर की तरफ, तो माइनस v1 किस तरफ होगा, डेट विल बी डाउनवर्ड। एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल टू m इंटू v2 प्लस ऑफ माइनस v1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब आपको समझना आसान होगा। सो m इंटू, तो देखिए v1 ऊपर की तरफ है तो माइनस v1 किधर होगा, नीचे की तरफ नेगेटिव वेक्टर है, तो v2 भी नीचे माइनस v1 भी नीचे, और उनको मुझे ऐड करना है। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड के एडिशन के बराबर होता है, और इसीलिए इस केस में v2 माइनस v1 की वैल्यू v प्लस v दैट विल बिकम 2v डिवाइडेड बाय, अब मुझे पुट करना है चेंज इन टाइम। तो देख लेते हैं यहां से यहां तक पार्टिकल को आने में कितना समय लगेगा। तो यहां से लेके यहां तक आने के दौरान पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इक्वल्स टू हाफ सर्कमफेरेंस दैट इज पाई r, और आने की जो स्पीड थी वो थी v। तो हम जानते हैं कि टाइम की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस के साथ अगर मैं स्पीड को डिवाइड कर दूं यूनिफॉर्म मोशन के दौरान तो मुझको ट्रेवल का समय मिल जाता है। तो यहां पे यूनिफॉर्म मोशन है, एक ही स्पीड के साथ पार्टिकल मूव कर रही है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हाफ सर्कमफेरेंस पाई आर हो गया, एंड स्पीड हमारी v गिवन है। तो फाइनली हमको आंसर मिल गया। तो v नेक्स्ट स्टेप में ऊपर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 2mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर, और यही सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। अगला सवाल है, अ 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, find the amount of gas ejected per second. तो मैंने कहा था कि रॉकेट प्रोपल्सन पे मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा, और मैंने ये भी कहा था कि रॉकेट प्रोपल्सन एक ऐसा केस है जहां पे मास एंड वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हैं, और इस तरह के केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, F इक्वल टू m इंटू dv बाई dt प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। आपको याद होगा मैंने न्यूटन सेकेंड लॉ के टोटल 4 केसेस बताए थे, और इसमें चौथा केस था जिसमें बॉडी की मास एंड वेलोसिटी दोनों वेरिएबल थी, और इसी फॉर्मूले की मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें कौन सी क्वांटिटी क्या शो कर रही है मैं आपको पहले बता देता हूं। F होगा रॉकेट पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स, F इज नेट एक्सटर्नल फोर्स जो रॉकेट पे लग रहा होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स। नाउ व्हाट विल बी m, इट विल बी द मास ऑफ रॉकेट, ये हमारा रॉकेट का मास होगा। नाउ व्हाट इज dv बाई dt, dv बाई dt को तो मैं रॉकेट की एक्सीलरेशन बता सकता हूं, तो dv बाई dt हो गया a, दैट इज द एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट। नाउ उसके बाद v क्या हो जाएगी हमारी, v हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रेस्पेक्ट टू एग्जॉस्ट। ठीक, मतलब जब एक रॉकेट से फ्यूल बर्न होकर के गैस नीचे की तरफ इजेक्ट होगी तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में जो गैस की स्पीड है वो डाउनवर्ड है,
मतलब वेलोसिटी उसकी जो है वो डाउनवर्ड है। तो हमको यहाँ पे, क्योंकि हम रॉकेट की चर्चा कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो v यहाँ पर है वो रॉकेट की वेलोसिटी होगी, बट विद रेस्पेक्ट टू एग्जॉस्ट होगी, क्योंकि जिसकी वजह से मास का बदलाव है वो हमारा फ्यूल है। तो उसी के रेस्पेक्ट में हमको रॉकेट की वेलोसिटी v डिफाइन करनी होगी, जो ऑब्वियसली अपवर्ड होगी। एंड व्हाट इज dm by dt? dm by dt is the rate of change of mass of rocket. It is rate of change of mass of rocket. तो इस तरह से आपको इन सभी क्वांटिटीज को समझना पड़ेगा। तो बस मैं अब वैल्यूज पुट करता हूं तो मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, अगर एक रॉकेट है और इसको वर्टिकल फायरिंग के लिए अगर हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है, तब इस केस में इस रॉकेट पे सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स है और वो है ग्रेविटी की। इस रॉकेट को हमारी अर्थ डाउनवर्ड पुल कर रही है, तो इस रॉकेट पे तो डेफिनेटली अर्थ की तो फोर्स होगी ना, तो यही फोर्स तो रॉकेट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है। तब इस हिसाब से मैं F की जगह में पुट कर सकता हूं वेट ऑफ द रॉकेट, दैट विल बी इक्वल टू mg। बट क्योंकि ये फोर्स डाउनवर्ड है, तो मैं डाउनवर्ड को एक कन्वेंशन के हिसाब से माइनस ले लेता हूं। मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव मान करके चल रहा हूं, इक्वल टू, अब मुझे पुट करनी है m, दैट इज द मास ऑफ द रॉकेट गिवन टू बी हाउ मच, 5000, इनटू एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट, जो कि मुझको बोला है 20 मेंटेन करना है। और क्योंकि एक्सीलरेशन अपवर्ड मेंटेन करना है, तो मैंने a के साइन को प्लस लिया है, अपवर्ड को प्लस लेंगे, डाउनवर्ड को माइनस लिया है। नाउ प्लस की जगह में प्लस। अब मुझे रॉकेट की वेलोसिटी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एग्जॉस्ट, जो कि हमको 800 लेनी चाहिए। एग्जॉस्ट स्पीड गैस की कितनी है, 800 डाउनवर्ड, तो रॉकेट की किधर होगी, अपवर्ड। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो डेफिनेटली v की जगह में मुझे पुट कर देना चाहिए 800 इनटू, मुझको बस चाहिए dm by dt, तो मैं dm by dt की वैल्यू निकालना चाहता हूं। एक्चुअली dm by dt हमारे रॉकेट के मास का बदलाव का रेट है। बट ये सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए कि रॉकेट का मास बदलेगा क्यों? क्यों रॉकेट का मास बदलेगा? इसीलिए ना, क्योंकि रॉकेट की फ्यूल बर्न होकर के बाहर निकल जा रही है गैस के फॉर्म में। तो भाई जो मुझे यहाँ पे ये पूछा है, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, तो हर सेकेंड जितना गैस बर्न होगा उतना ही तो इजेक्ट होगा, और जितना गैस बर्न होगा उतना ही हमारे रॉकेट के मास में भी बदलाव आएगा। तो dm by dt बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट भी है, और यही वैल्यू हमारी रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग भी होनी चाहिए, क्योंकि रॉकेट के मास में जो कमी आ रही है या जो बदलाव आ रहा है वो फ्यूल की बर्निंग के कारण है, और इसीलिए dm by dt को हम रेट ऑफ फ्यूल बर्निंग भी कह सकते हैं। तब एक ही अननोन है जो मुझे निकालना है, सो 5000 इंटू 20 बिकम्स 1 लाख, जो LHS में आकर के -1 लाख हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास LHS में -50,000 है, सो फाइनली आई एम गेटिंग -1,50,000, सो दिस विल बी इक्वल टू 800 इंटू dm by dt। तो 20 मैं दोनों साइड से कैंसिल कर सकता हूं, तो dm by dt की वैल्यू आ जाएगी -1500 अपॉन 8। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो dm by dt की वैल्यू मुझे फाइनली मिल जाएगी -187.5 kg पर सेकेंड। तो इस रेट में हमारी रॉकेट की मास में कमी आ रही है, और इसी मास की कमी के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है, फ्यूल का बर्न होना। तो द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड इक्वल्स टू 187.5 kg पर सेकेंड। यहां पे माइनस आने के पीछे का कारण आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहां पे आंसर नेगेटिव इसीलिए आया है क्योंकि अल्टीमेटली रॉकेट का जो मास है वो कम हो रहा है। यहां पे टाइम तो बढ़ता गया, समय तो पास करता गया, लेकिन रॉकेट का मास क्या होता गया, वो कम होता गया। तो क्योंकि रॉकेट अल्टीमेटली हल्का हो रहा है, उसका वजन क्योंकि कम हो रहा है, इसीलिए यहां पे मास की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। ठीक, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आखिरी सवाल है, अ फोर्स F इक्वल टू 3t I कैप प्लस 6t स्क्वायर J कैप एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन XY प्लेन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हमने एक बात और भी सीखी थी
कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनको हम एक्स वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उस हिसाब से मैं एफ एक्स की वैल्यू अगर आपसे पूछूं कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 3t। जो फोर्स की एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है वो 3t है। दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, इट मस्ट बी इक्वल टू dpx अपॉन dt इक्वल्स टू 3t, जहां पे px हमारी मोमेंटम होगी अलोंग एक्स एक्सिस। मैं एक बात आपसे कहा था कि अगर क्वांटिटी वेरिएबल हो, अगर क्वांटिटी वेरिएबल हो, प्रॉब्लम को सॉल्व हम हर बार कैलकुलस की मदद से ही करेंगे। तो यहां पे आप एफ एक्स की जगह में पी बाई टी मत लिख देना, पी बाई टी नहीं होगा, डीपी बाई डी टी ही होगा। कैलकुलस 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 हर बार लगाना है जब आपके द्वारा डील की जाने वाली क्वांटिटी एक वेरिएबल हो। तो उस हिसाब से dpx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 3t dt। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा, px निकालने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा। तो px का इंटीग्रेशन हो जाएगा px, 3 कांस्टेंट बाहर, t dt का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में आता है वैसे इंटीग्रेशन में भी आता है। तो यहाँ पे t का पावर 1 है, तो t का पावर 1 प्लस 1 करूंगा, जो पावर होगा उससे 1 ऐड करना है, नीचे भी सेम पावर मेंटेन करना है, मतलब पावर वाली वैल्यू मेंटेन करना है। तो t का पावर 1 प्लस 1 2, नीचे भी 1 प्लस 1 2, ये हमारा हो गया। ठीक, अब बोला है 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक के लिए वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे मेरा लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पुट कर दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो t की जगह में 2 पुट करिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 बाई 2 विल बिकम 2, 2 इंटू 3 विल बिकम 6, माइनस लोअर लिमिट अगर मैं पुट करता हूं तो t की जगह में 0 डालना होगा। तो अल्टीमेटली हमारी लोअर लिमिट की वैल्यू को पुट करने के बाद आंसर 0 मिलेगा। सो फाइनली 6 माइनस 0 इज 6। मोमेंटम है तो इसकी यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे px की वैल्यू मतलब मोमेंटम अलोंग x एक्सिस मिल चुकी है। अब मैं सिमिलर वे में y एक्सिस की तरफ भी निकाल लेता हूं। तो fy को हम लिख सकते हैं 6t स्क्वायर। सो इंप्लाइज दैट दिस विल बी इक्वल टू dpy बाई dt इंटू 6t स्क्वायर। सो सेम वे में dpy इक्वल्स टू 6t स्क्वायर dt। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे py निकालने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा दोनों साइड। सो dpy का इंटीग्रेशन हो जाएगा py इक्वल्स टू 6 कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर के लिए अगर मैं सेम फॉर्मूला लगा दूं तो t स्क्वायर के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी t क्यूब बाई 3। लोअर लिमिट हमें 0 लेना है, अपर लिमिट हमें 2 सेकेंड लेने को कहा गया है। तो नाउ 6 बाई 3 बिकम्स 2t क्यूब विथ लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 2। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 2 इंटू, तो t की जगह में अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 2 का पावर 3 हो जाएगा कितना, 8 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 0। सो इट इज कमिंग टू बी 16 kg मीटर पर सेकेंड। सो फाइनली हमको बोला है कि उसकी मोमेंटम का चेंज कितना होगा, कितनी उसकी मोमेंटम बदल जाएगी। तब उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उसकी फाइनल मोमेंटम हो जाएगी रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे px एक्स एक्सिस की तरफ है, py y एक्सिस की तरफ है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकता हूं और उस हिसाब से हमारा ये रिजल्टेंट होना चाहिए। सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ px स्क्वायर, तो px की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस py की वैल्यू 16 है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं इट इज कमिंग टू बी रूट 292 kg मीटर पर सेकेंड, और यही इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की ये क्लास, आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इन तीनों ही लॉज को समझने के लिए जो आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगले वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ को कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।